हमारे प्रोटैगनिस्ट की कहानी एक क्लासरूम से शुरू होती है जहां वो चुपचाप बैठा है अपने क्लासमेट्स की बेकार बकवास को नज़रअंदाज करते हुए। अचानक दरवाज़ा खुलता है और एक लड़का घमंडी मुस्कान के साथ कमरे में दाखिल होता है। उसके सारे दोस्त उसे ग्रीट करते हैं और एक लड़की उसकी सेल्स के बारे में पूछती है। वो एरोगेंट लड़का सोचता है कि यह तो ऑब्वियस होना चाहिए और फिर रिवील करता है कि उसने सिर्फ 1 महीने में 48 मिलियन की सेल्स की है। उसका जबड़ा गिर जाता है और उसके दोस्त उम्मीद लगाते हैं कि वो पार्टी थ्रो करेगा। वो लड़का बताता है कि इस बार सब डूम पिन ऑन चलेंगे। दोस्त एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन अचानक वो लड़का सीरियस हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ता है। वो पार्क का सिर टेबल पर पटकता है और समझता है कि उसने बात साफ कर दी है। वो लड़का पार्क का सिर बार बार पटकता रहता है और रिमाइंड करता है कि अगली बार खरीदना है, वरना वो उसकी खैर नहीं। पार्क सब कुछ चुपचाप सहता रहता है और खुद को रोके रखता है। देखने वाले उस एरोगेंट बुली को रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि कहीं उसे सजा ना मिले। वो रिमाइंड करता है कि टीचर्स तो लिटिल स्कम्स हैं, बस थोड़ी सी ब्राइब काफ़ी है। वो कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करता और हमारे प्रोटैगनिस्ट को बुरी तरह पीटता रहता है। पार्क उसे एक कोल्ड लुक देता है, लेकिन वो लड़का हिंट नहीं लेता और हमारे बॉय को और प्रोवोक करता रहता है। वो बुली जानता है कि पार्क पुलिस के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि वो कंप्लीटली ब्रोक है। वो प्रोटैगनिस्ट को और तंग करता रहता है, जिसके चेहरे पर साफ फ्रस्ट्रेशन दिखती है। पार्क कभी नहीं भूल सकता 2 साल पहले क्या हुआ था। एक हाई स्कूल गैंग अचानक पूरे देश की नज़रों में आ गई थी, जिसे नेक्सस कहते थे। हमारा बॉय वो था जो उस गैंग के नेता चांसुकिन के सामने अकेला खड़ा हुआ था। जब पार्क को लगा कि बात खत्म हो गई, तो हालात ने अचानक पलटी मारी। गैंग के लाकीज ने उसके खिलाफ केस दायर कर दिया। झूठे लेकिन कंसिस्टेंट एविडेंस के सामने वो जीत नहीं सका और आखिर में उसे हार माननी पड़ी। उसके पिता को सेटलमेंट के पैसे जुटाने के लिए अपना प्यारा जिम बेचना पड़ा। पार्क को सच्ची गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन महसूस हुई। उसने प्रॉमिस किया कि वो अपनी मुट्ठी कभी नहीं उठाएगा। उसके पिता ने उसे माफ कर दिया और अश्योर किया कि रोने की जरूरत नहीं। पार्क तबाह हो गया था। उसने सीखा कि पैसों के बिना वो कुछ नहीं है। जब प्रोटैगनिस्ट घर की तरफ जा रहा था तो 3 लोगों ने उसे पहचाना। वो हांजुन पार्क था, वही जिसने फेमस गैंग के साथ लड़ाई की थी। उनमें से एक उसके पास आता है। वो गंजा मस्कुलर आदमी अपनी रिंग दिखाता है और पार्क को एक स्केची गली में घसीट ले जाता है। वो बिना किसी वजह के पार्क को मारने लगता है। वो उसे विम्पी बुलाता है, लेकिन पार्क खुद को रोके रखता है और नहीं लड़ता। उस मसल हेड को यकीन नहीं होता कि ऐसा कमजोर इंसान नेक्सस के सामने खड़ा हुआ था। वो पार्क को लात मारता रहता है और उसके पिता का जिक्र भी करता है। हमारा बॉय उसका पैर पकड़ लेता है और उसे एक ठंडी खौफनाक नज़र से देखता है। वो मसल हेड हैरान हो जाता है, लेकिन पार्क तुरंत माफ़ी मांगता है और उसे छोड़ देता है। बदमाशों के पसीने छूटने लगते हैं और उनमें से एक हैरान होकर पूछता है कि उसका पूरा बदन क्यों जम गया था। उसे यकीन नहीं होता, लेकिन वो मानता है कि पार्क की नज़र ने ऐसा किया। वो मसल हेड हिंट नहीं लेता और लकड़ी का टुकड़ा उठा लेता है। वो पेशेंस खो देता है और वो लकड़ी पार्क के चेहरे पर तोड़ देता है। वो तब तक मारता रहता है जब तक उसका मन नहीं भरता, फिर बोरियत महसूस करते हुए अपने गैंग के साथ जाने लगता है। तभी एक मिस्टीरियस आदमी प्रकट होता है और सोचता है कि पार्क क्या खेल खेल रहा है। वो पूछता है कि क्या वो सिर्फ सेटलमेंट भरने से डर रहा है। उसे लगता है कि इतनी मार के बाद पार्क को खुद को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं। वो मिस्टीरियस आदमी पहले से जानता है कि पार्क कंप्लीटली ब्रोक है, इसलिए वो अपना बैग खोलता है और नोटों की मोटी गड्डियां निकालकर फेंकता है। वो कहता है कि ये एक लॉयर के लिए काफ़ी है, लेकिन उसे ज़्यादा मज़ा आएगा अगर प्रोटैगनिस्ट खुद उस मसल हेड को तबाह करे और बाद में सेटलमेंट भरे। वो पूछता है कि क्या 3 मिनट्स उन स्कमबैग्स को निपटाने के लिए काफ़ी है। पार्क उसकी बात सुनता है और पूछता है कि वो है कौन। वो मिस्टीरियस आदमी रिवील करता है कि वो बस चांसू किम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। वो और बताने को तैयार है, लेकिन पहले पार्क को उस बड़े ऑडियंस को हैंडल करने का ऑर्डर देता है। बॉडी को जमीन पर नोटों की गड्डियां दिखती हैं और वो अपने लैकीज के साथ पार्क की तरफ आता है। वो मसल हेड फिर बकवास शुरू करता है, लेकिन हमारा बॉय एक ही घूंसे में उसकी आत्मा को झटका दे देता है। लैकीज हैरान होकर देखते हैं कि उनका नेता किस पैथेटिक हालत में है। ईविल नज़र के साथ पार्क उस मिस्टीरियस आदमी को बताता है कि उसे सिर्फ 4 सेकंड्स चाहिए। वो लैकीज की तरफ बढ़ता है और आखिरकार खुद को रोकना बंद कर देता है। बदमाश खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चंद वार में उन्हें तबाह कर देता है। वो अपना बदला पूरा करके कहता है कि अब बात कर सकते हैं। वो किसी टॉल बिल्डिंग में जाकर बैठते हैं। वो रिच आदमी ये देखकर हैरान है कि पार्क ने उसे पहचाना ही नहीं, तो वो अपना फ़ोन निकालता है और रिवील करता है कि वो फेमस जूनुओ है, देश का सबसे यंग सेल्फ मेड टाइकून। वो बड़ाई करने लगता है, लेकिन खुद को रोककर माफ़ी मांगता है। सो सीन मेरेडोल फेल सेल्वेंस कोली मियोज विदिरमेन जोफ प्लियर ग्रेंजर गिलमिरो। वो रिवील करता है कि चांसू किम अभी कैसी ज़िंदगी जी रहा है। वो एक मॉडल स्टूडेंट है जो अपने क्लासमेट्स के लिए एग्जाम्पल बना हुआ है।
कोरियन गेमिंग सीन की शान। जुनू इसे कंप्लीट बुलशिट बताता है और फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो बताता है कि घटिया पास्ट वाला चांसू साइड गिग के रूप में अभी भी बैक एलिस को कंट्रोल करता है, जबकि उसका शिकार पाक एक बेगर की तरह पथेटिक जिंदगी जी रहा है। जुनू कॉन्फिडेंट है कि वो पैसों से कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो उन स्कमबैग्स की जिंदगी अपने तरीके से बर्बाद करना चाहता है, एक घटिया, नीच और डिस्गस्टिंग तरीके से। वो चांसू और उसके गुर्गों को कंप्लीट रॉक बॉटम पर धकेलना चाहता है। आज से जूनू हर वो एक्सपेंस उठाने को तैयार है जो प्रोटैगनिस्ट का है, उस कमबैक को ट्रैक करने से लेकर एक आसान जिंदगी तक। वो पार्क के पिता का खोया हुआ जिम बिजनेस भी वापस दिलाने को तैयार है। जूनू बस हमारे बॉय की मुट्ठियां चाहता है, यही उसकी एकमात्र ख्वाहिश है। पार्क पूछता है कि वो चांसू के पीछे क्यों पड़ा है। जूनू का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल जाता है। वो कहता है कि ये बताना ज़रूरी नहीं, लेकिन अश्योर करता है कि पार्क धीरे धीरे सब कुछ जान जाएगा। अगले दिन पार्क कॉन्फिडेंटली अपनी क्लास की तरफ बढ़ता है, क्योंकि अब पैसों की चिंता नहीं रही। वो दरवाज़ा खोलता है और नेक्सस के एक छोटे मोहरे को सबको धमकाते हुए सुनता है। मुगल एक बार फिर सबको अपनी नई लाइन पर $300 खर्च करने का ऑर्डर देता है। पार्क और जूनू का एक कॉमन एनिमी है। जूनू ने पार्क को ऑर्डर दिया है कि अपने स्कूल से नेक्सस के छोटे मोहरों को साफ करे। मुगल ऑर्डर हिस्ट्री चेक करने का डिसाइड करता है और रिमाइंड करता है कि इस बार वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसके दोस्त हंसते और एंजॉय करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स टेरिफाइड हो जाते हैं। पार्क मुगल के पास जाता है और पूछता है कि क्या इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। वो अपनी मुट्ठियां तैयार करता है और मानता है कि इंसान जो भी चाहता है वो पैसों से ही मिलता है। एक ही घूंसे में पार्क मुगल को तबाह कर देता है और पूरी क्लास हैरान रह जाती है। वो आखिरकार यह सच स्वीकार कर लेता है कि पैसा ही स्टेटस है। मुगल को याद आता है कि वो कभी किसी से नहीं डरता था, किसी को भी पीट सकता था, लेकिन एक दिन उसने प्रोटैगनिस्ट को लड़ते हुए देखा और उसे एहसास हुआ कि उसका पार्क के सामने कोई चांस नहीं। ऐसा लगता था जैसे पार्क इंसान नहीं था, वो किसी जंगली जानवर की तरह लड़ता था। लेकिन वो अनलकी था जब उसकी चांसों से मुलाकात हुई। उस गैंग नेता ने पार्क को लॉसूट से तबाह कर दिया, सब कुछ छीन लिया और उसे घुटनों पर ला दिया। तभी मोगल ने जाना कि पैसा कमाल की चीज है, पैसा सब कुछ सॉल्व कर सकता है। उसने अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू किया और अपने क्लासमेट्स को अपना सामान खरीदने पर मजबूर किया। जैसे ही वो अमीर हुआ, पार्क उसके लिए बस एक टेम्ड बीस्ट बन गया। मोगल आखिरकार पैसों की ताकत से फूड चेन के टॉप पर पहुंच गया। और अब प्रेजेंट में जब उसे घूंसे पर घूंसे पड़ रहे हैं, तो मोगल सोचता है कि अब ये क्यों हो रहा है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उसे कोई चांस नहीं देता और उसकी धुनाई जारी रखता है। मुगल को यकीन नहीं होता, वो ह्यूमिलिएटेड महसूस करता है क्योंकि पूरी क्लास देख रही है। पार्क उसे डोर पर पटकता है। मुगल फ्रस्ट्रेशन मिटता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क के चेहरे पर वो टेरिफाइंग लुक देखकर समझ जाता है कि वो डन फॉर है। मुगल पैथेटिकली अपने दोस्त को हेल्प के लिए कॉल करता है। वो फैटी पार्क से इतना टेरिफाइड है कि वो सब कुछ इग्नोर करने का डिसाइड करता है। मुगल बेबस होने लगता है। वो एविडेंस के लिए फ़ोन निकालता है और पार्क को रिमाइंड करता है कि वो कम्प्लीटली ब्रोक है। लेकिन हमारा बॉय उसकी बातें इग्नोर करते हुए उसके चेहरे पर लात मारता रहता है। मुगल को आखिरकार वो मिलता है जिसके वो हकदार था जब उसे एक्सट्रीम पेन फील होने लगता है। वो समहाउ दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश करता है ताकि कम से कम अपनी जान बचा सके। वो खुद को काम करके रैशनली सोचने की कोशिश करता है। पार्क उसके पैथेटिक एस के पीछे किल करने के इरादे से चलता है। मुगल सोचता है कि एक जिमरत को वो नहीं जीत सकता। उसे याद आता है कि उसके पास इस काम के लिए परफेक्ट आदमी है। मुगल जिम का दरवाजा खोलता है और सॉन्ग से गिड़गिड़ाकर अपनी जान बचाने की भीख मांगता है। पार्क पहुंच जाता है तो मुगल पैथेटिकली उस जिमरात के पीछे छिप जाता है और उसे ऑर्डर देता है कि किसी तरह पार्क को रोके और हराए। वो जिमरात सोचता है और इस काम के लिए 2 मिलियन मांगता है। मुगल मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं। कियोन वेट्स रखता है और पहले से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे कॉलेज प्रोविशन के लिए पैसे चाहिए। पार्क समझता है कि वो डेस्परेट है, इसलिए अपनी जैकेट से नोटों की गड्डी निकालता है और उस मसल हेड को एडवाइस करता है कि अपना बॉडी स्ट्रेन ना करे। वो कयोंग को इससे दूर रहने का ऑर्डर देता है और वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के मान जाता है। मुगल फ्रस्ट्रेशन में चीखता है, लेकिन पार्क उस कमबैक को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देता है। मुगल एक टीचर के सामने जा गिरता है। वो बुजुर्ग टीचर पूछता है कि क्या हो रहा है। उसे दिखता है कि ये पार्क कर रहा है और वो चिल्लाने लगता है। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों को उसके ऑफिस में बुलाया जाता है। टीचर इसे इग्नोर नहीं करता। वो पार्क को रिमाइंड करता है कि 2 साल पहले क्या हुआ था और साफ कर देता है कि इस बार एक्सपल्शन नहीं रोकेगा। मोगुल कॉन्फिडेंटली बैठा है जब टीचर पार्क के बेचारे पिता के बारे में बात करता है। प्रोटैगनिस्ट का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो मोगुल को एक सोल क्रशिंग पंच मारता है। टीचर फ्रस्ट्रेटेड होकर पार्क को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोगुल को पीटता रहता है। वो बुली आखिरकार अपना सबक सीखता है।
तभी एक आदमी कमरे में एंटर करता है और पार्क को अब रोकने की एडवाइस देता है। टीचर पूछता है कि ये कौन है। वो मिस्टीरियस आदमी खुद को बियान ग्वान किम बताता है, केआर लॉ फर्म का एसोसिएट लॉयर। टीचर उसे पहचानता है, लेकिन हैरान होता है कि वो यहाँ क्यों है। जुनू की बिल्डिंग में पार्क हैरान होकर पूछता है कि उसने ये कैसे किया। उसे याद आता है कि उस लॉयर से बात करने के बाद प्रिंसिपल ने उसके बूट चाटने शुरू कर दिए। वो स्कमबैग बुली भी इंस्टेंटली एक्सपेल हो गया। जुनू कहता है ये तो ईजी था और मानता है कि उस आदमी ने अपनी घटिया हरकतों की कीमत चुकाई। पार्क प्रिंसिपल के बारे में क्यूरियस है। जुनू रिवील करता है कि उसे संभालना तो चाइल्ड्स प्ले था। वो बुड्ढा काफी समय से स्कल्किंग अराउंड कर रहा था, इसलिए जुनू ने बस उस एविडेंस का इस्तेमाल करके उसका मुंह बंद कर दिया। जुनू शेयर करता है कि वो अभी प्रिंसिपल के साथ डन नहीं है। वो बस उस बुड्ढे का इस्तेमाल मोबिल को जुवेनाइल भेजने के लिए कर रहा है। एक बार ये हो जाए तो वो प्रिंसिपल को भी बार्स के पीछे डालने का प्लान रखता है। वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो खुद के बारे में बात करना बंद करके पार्क से पूछता है कि क्या वो थोड़ा लाइटर फील कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। जूनू समझता है कि थैंक्स पाने के लिए अभी बहुत जल्दी है। उसे एहसास होता है कि थैंकफुल तो उसे होना चाहिए। जूनू पहले से ही ग्रैटिट्यूड शो करता है। मुगल अपनी फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो पार्क से बदला लेने और उसकी जान खत्म करने पर आमादा है। अगले दिन वो चलते चलते एक स्केची डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। एक आदमी दरवाजे से झांक कर पूछता है कि कौन है। मुगल बताता है कि वो प्रोग्रेस चेक करने आया है। वो कहता है कि उसका आना परफेक्ट रहा और उसे अंदर आने देता है। बताता है कि जिनसोंग यहाँ है। मुगल देखता है कि कुछ लोग उस जिमरात को बैट से मार रहे हैं। नेता उसे अंदर आने देता है। वो है जिनसोंग हैंग। वो जिमरात मुगल को देखता है और फाइनली समझता है कि वो सबके पीछे है। वो उसका मुंह बंद कर देते हैं और बैट से मारते रहते हैं। नेता अपने लाठी को ऑर्डर देता है कि उस ट्रैशी जिमरत को ले जाए क्योंकि उनका क्लाइंट आ गया है। जिनसोंग पूछता है कि इस बार वो पर्सनली क्यों आया। मुगल बताता है कि उसकी एक और रिक्वेस्ट है। जिनसोंग उसे अडोरेबल बुलाता है और फायर्ड अप हो जाता है। मुगल शेयर करता है कि वो इसके लिए 10 मिलियन देने को तैयार है। उसका येलो हेयर्ड लाकी हैरान होता है और अपने नेता को एक्सेप्ट करने की एडवाइस देता है। मुगल से और डिटेल्स मांगता है। जिनसोंग उस लाकी का सिर बैट से तोड़ता है और उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है। उसे लगता है कि मुगल इस बार किसी बड़ी मछली के पीछे है। वो स्कम्बैक शेयर करता है कि वो हंजुन पार्क को मरवाना चाहता है। जिनसोंग उसे कोल्ड स्टेयर देता है और जाने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो इतने कम पैसों के लिए पार्क जैसे इंसान के सामने खड़े होने का रिस्क नहीं लेगा। मुगल कहता है कि वो 10 मिलियन अपफ्रंट देगा और काम पूरा होने पर 10 मिलियन और। जिनसोंग एक्साइटेड हो जाता है और डील एक्सेप्ट कर लेता है। गुगू एक ऐसे घर में एंटर करता है जो टॉल बिल्डिंग से घिरा है और पुलिस टेप से कवर्ड है। वो अपनी अराइवल अनाउंस करता है और ज़्यादा विजिट न कर पाने की माफ़ी मांगता है। वो अपने साथ फ्राइड चिकन लेकर आया है और हैरान होता है कि ये इतना छोटा क्यों है। जुनू को अचानक अपने पिता के फ्राइड चिकन की याद आ जाती है। उसकी तलब जागती है और उसे याद आता है कि आखिरी बार उसने अपने डैड का अमेजिंग फ्राइड चिकन 2 साल पहले खाया था। जुनू का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो एनरेज्ड हो जाता है और सब कुछ ऐसे याद करता है जैसे कल की बात हो। वो कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो जाता है लेकिन फिर जाने का डिसाइड करता है। वो अनाउंस करता है कि वो जल्दी नहीं आ पाएगा क्योंकि वो बिजी है और अपने गोल के करीब पहुंच रहा है। जूनू घर से निकलता है और उसका लॉयर बाहर इंतजार में मिलता है। वो बताता है कि मोगल फिर मूव कर रहा है और इंस्ट्रक्शंस मांगता है, लेकिन जूनू उसे रिमाइंड करता है कि वो अब फेयर गेम नहीं खेलना चाहता। लॉयर मुस्कुराता है और अपने एम्प्लॉयर के ऑर्डर्स फॉलो करने का डिसाइड करता है। रात को पार्क के पिता को उस बड़े जिम से कॉल आता है। वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं और जानते हैं कि सैलरी भी अमेजिंग है। वो कल वहां जाने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही कॉल करती है पार्क के पिता एक्साइटमेंट में चिल्लाते हैं और खुशखबरी शेयर करते हैं। वो हैरान होते हैं कि अचानक लक कैसे चमकी और सोचते हैं कि शायद वो जल्द ही अमीर हो जाएंगे। पार्क जिम के लिए उठता है। उसके पिता उसे रिमाइंड करते हैं कि टाइम पर लौटे क्योंकि आज वो किंग्स की तरह खाएंगे। पार्क अपने पिता के चेहरे पर जेन्युइन स्माइल देखता है। वो हैप्पी फील करता है और जैसे ही वो घर से निकलता है उसे कॉल आती है और पता चलता है कि मुगल कुछ कर रहा है। जिनू समझाता है कि उसने कुछ रनअवे स्टूडेंट्स हायर किए हैं, लेकिन वो बड़ा इशू नहीं होंगे। जुनू एडवाइस करता है कि अगर ट्रबल हो तो कॉल करे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं। जुनू कंफ्यूज्ड होता है तो वो क्लैरिफाई करता है कि वो वॉनबी गैंगस्टर्स पहले से यहाँ आ चुके हैं। पार्क पूछता है कि वो कौन है। वो एक वैन को फुल स्पीड पर अपनी तरफ आते दिखता है जो उसकी ज़िंदगी खत्म करने को तैयार है। प्रोटैगनिस्ट इंस्टेंटली उसकी तरफ चार्ज करता है और किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है। पार्क जमीन पर गिरता है और हेड इंजरी होती है। थग्स उस पर हंसते हैं और सोचते हैं कि ये कोई मैसोकिस्ट है। जिनसोंग हैरान होता है। वो कहता है ये स्मार्ट था जब वो प्रोटैगनिस्ट को वापस उठते देखता है। पार्क एनरेज्ड हो जाता है और सबको खत्म करने के लिए रेडी हो जाता है। लोग अपने हथियार उठाते हैं और उसका सामना करने को तैयार होते हैं।
जिनसोंग को एहसास होता है कि एजस से न लड़ने के बावजूद पार्क में अभी भी स्ट्रेंथ और एजिलिटी है। उसे लगता है कि वो जीत सकता है क्योंकि वो इंजर्ड है। पास की अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग शोर सुनकर हैरान होते हैं। वो थग मुस्कुराता है और अपने मेन को वैन के अंदर जाने का ऑर्डर देता है। वो उम्मीद करता है कि पार्क से फिर मिलेगा और चला जाता है। हमारा बॉय ये बर्दाश्त नहीं करता और फुल स्पीड से वैन की तरफ चार्ज करता है। थग्स उस पर हंसते हैं और पागल समझते हैं, लेकिन वो उन्हें गलत साबित करते हुए वैन के करीब पहुंच जाता है। थग्स टेरिफाइड हो जाते हैं। पार्क वैन पर जंप करता है और मिरर तोड़ता है। वो एक लैकी को पकड़ लेता है और वैन को जाने देता है। बाकी वैन में पूछते हैं कि क्या उनके पार्टनर के लिए वापस जाएं, लेकिन जिनसोंग ऑर्डर करता है कि उसे छोड़ दो, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। जो लड़का गिरा था वो उठने की कोशिश करता है। पार्क ऑर्डर करता है कि बताए कहाँ जा रहे थे। वो मजाक करता है और सीरियसली नहीं लेता तो प्रोटैगनिस्ट उसके चेहरे को घूंसे से तोड़ देता है। वो उस पैथेटिक आदमी को एक और चांस देता है, लेकिन वो लैकी चुप रहता है। पार्क उस स्केची बिल्डिंग के अंदर उसकी धुनाई शुरू करता है। थग्स अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका नेता ऑर्डर करता है कि ज्यादा ना पिएं। मोगल चुपचाप बैठा है, फ्रस्ट्रेटेड फेस के साथ। वो बोल पड़ता है और सब कुछ बकवास बताता है। वो नहीं समझता कि वो सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। वो उम्मीद करता है कि वो उसके पैसों का मोल करेंगे और पूछता है कि अगर पाक उनकी क्रैपी हाइडआउट ढूंढ ले तो क्या होगा। नेता उसकी बात समझता है, लेकिन डाउट करता है कि पार्क आएगा। वो एक कोरियन कहावत का जिक्र करता है भालू के शिकार के बारे में। वो अपना ग्लास तोड़ता है और मोगल को रिमाइंड करता है कि वो एक टाइगर से डील कर रहे हैं। टाइगर हंटिंग के लिए कोई नाइफ काम नहीं आती। जिनसोंग मोगल का चेहरा पकड़ लेता है और टूटे हुए ग्लास से डराता है। वो डाउट करता है कि कोई नाइफ काम आएगी, लेकिन याद करता है कि उनके पूर्वज टाइगर्स को कैसे हंट करते थे, बहुत सारे पॉन्ग्स और डॉग्स छोड़कर। टाइगर्स को अपनी पर्सनल स्पेस पसंद होती है, लेकिन डॉग्स उसे तब तक तंग करते रहते हैं जब तक थकान नहीं आ जाती। जिनसोंग यही प्लान है प्रोटैगनिस्ट के लिए। उसका मानना है कि उसके मेन पार्क का चैन बर्बाद करते रहेंगे और उसे तब तक क्रेजी ड्राइव करेंगे जब तक वो गिर न जाए। अचानक दरवाजा ऐसे बजता है जैसे टूट ही जाएगा। पूरा गैंग टेरिफाइड हो जाता है जब वो आयरन डोर का डेंट देखते हैं। जिनसोंग अपने लैकी को चेक करने का ऑर्डर देता है। वो अनॉइड होकर झांकता है तो बाहर पार्क खड़ा है, क्लियर किलिंग इंटेंट के साथ। सब हैरान है कि उसने इतनी जल्दी उनकी हाइडआउट ढूंढ ली, लेकिन नेता ऑर्डर करता है कि काम रहें क्योंकि पार्क एक आयरन डोर नहीं तोड़ सकता। कुछ मिनट्स बाद वो सब मान लेते हैं कि वो चला गया। एक लैकी सोचता है कि शायद डर गया, लेकिन अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है जब वो बालकनी के बाहर एक हाथ देखता है। पार्क जंप करके बालकनी का विंडो तोड़ता है। नेता यकीन नहीं कर पाता क्योंकि वो थर्ड फ्लोर पर है। पार्क एक सेकंड बर्बाद नहीं करता और एक के बाद एक थग्स को मारना शुरू करता है। वो अकेले पूरे गैंग को ओवरपावर कर लेता है। पार्क कई लोगों को डिस्ट्रॉय करता है और बाकियों को सबक सिखाने के लिए पलटता है। जैसे सब पार्क का सामना कर रहे हैं, मोगल टेरिफाइड हो जाता है, लेकिन नोटिस करता है कि जिनसोंग अपना कंपोजर बनाए हुए हैं। उसे याद आता है कि उन थग्स ने स्योंग को बड़ी आसानी से उठा लिया था। इसलिए वो खुद को अश्योर करता है और सोचता है कि नेता के पास अभी भी कुछ स्पेशल मूव्स या टैक्टिक्स होंगे। वो उम्मीद बांधता है कि गैंग पार्क को बीट कर सकती है। जिनसोंग अपने मैन को अटैक का ऑर्डर देता है। वो सब हथियार लेकर चर्च करते हैं, लेकिन पार्क अड़िग रहता है। वो एक को पैर से पकड़कर दीवार पर पटकता है। एक और थग पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उसे तबाह करके पिन डाउन कर देता है। वो येलो हेड लैकी पार्क के सिर पर बैट तोड़ता है और सोचता है कि उसने डैमेज किया, लेकिन पार्क इंस्टेंटली उसे तीसरी फ्लोर की खिड़की से बाहर फेंककर गलत साबित करता है। वो पैथेटिक वीकलिंग जमीन पर जा गिरता है। कहीं से एक बाइकर गर्ल आती है और उस लैकी के पास जाती है। उसकी कॉन्शियसनेस फेडिंग होने लगती है, लेकिन वो क्यूट गर्ल पूछती है कि क्या पार्क ऊपर लड़ रहा है। वो खुशी से हाँ बताता है और बुलशिट बोलने की कोशिश करता है तो वो उसे हेलमेट मारकर चली जाती है। वो बाइकर गर्ल जुनू को पार्क की सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करती है। जुनू कंसर्न लगता है, लेकिन वो डम गर्ल उसकी बातें इग्नोर करके ऑनलाइन कुछ क्यूट पर्सेस के बारे में बात करने लगती है। वो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए पैसे मांगती है, जिससे जुनू इरिटेट होता है, लेकिन उसे सेटिस्फाई करने के लिए कैश भेज देता है। वो उसे पार्क की लोकेशन बताती है, उस अपार्टमेंट के अंदर। जिनसोंग पार्क के सामने फेस टू फेस है, क्योंकि वो अकेला बचा है। मुगल पैथेटिकली पिटे हुए चेहरे के साथ एक तरफ पड़ा है। नेता मानता है कि वो पार्क के सामने कुछ नहीं कर पाए। उसे लगता है कि पार्क को उससे कुछ चाहिए, इसलिए उसने जान बख्शी। प्रोटैगनिस्ट उसे गलत साबित करता है और उसका गला घोटने की कोशिश करता है। वो बस सबसे बुरे को आखिर के लिए सेव करना चाहता था। जिनसोंग समझता है कि वो डन फॉर है। वो अपना बैट यूज करता है, लेकिन जमीन पर पटक दिया जाता है। पार्क उसका चेहरा तोड़ना शुरू करता है। जैसे वो नेता को पंच करता है, एक रोता हुआ लड़का पार्क को रोकता है। वो गिड़गिड़ाता है कि ये अनफेयर है, वो पहले से काफ़ी सफ़र कर रहा है और एक ऑर्फन होने की एक्सपेंसेस हैंडल नहीं कर सकता।
पार्क उसकी शिकायतें सुनता है लेकिन वो ऑर्फन पागल होने लगता है और पूछता है कि उसने क्या किया जो ये सब झेलना पड़ रहा है। जुनू फाइनली पहुंचता है और उस हॉरिबल मेस को देखता है जो पार्क ने किया है। ऑर्फन पूछता है कि ये कौन है और ट्रेम्बलिंग शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि जुनू ने ही पार्क को ये सब करने का ऑर्डर दिया। जुनू खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो डैमेज का हर्जाना भरने को तैयार है। वो क्राई बेबी फाइनली शांत होता है और 10 मिलियन मांगता है। जुनू उसे 50 मिलियन देकर खुश कर देता है। पैथेटिक हालत में जिनसोंग हमारे बॉय को लिटरल मॉन्स्टर बुलाता है और कहता है कि कोई इंसान इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। उसे एहसास होता है कि शुरू से ही वो हार चुका था, इसलिए वो एक स्मार्ट मूव करता है और बिल्डिंग से कूदकर भागने की कोशिश करता है। वो लगभग कामयाब हो जाता है लेकिन पार्क उसका कॉलर पकड़ लेता है और ऊपर खींचने की कोशिश करता है क्योंकि वो अभी उससे डन नहीं हुआ। जिनसोंग जानता है कि अगर नहीं भागा तो मारा जाएगा, इसलिए वो अपना नाइफ निकालकर डराता है। पार्क उसे छोड़ देता है और वो स्कमबैग पैथेटिकली तीसरे फ्लोर से जमीन पर गिरता है। वो किसी तरह सिवियर इंजरीज के बावजूद उठकर भाग जाता है। जिनू कहता है कि जिंदगी जीने की स्ट्रांग विल है। एक पिटा हुआ लैकी हंसना शुरू करता है और पार्क को डम बुलाता है। वो कहता है कि उसने खुद को एक ह्यूज मेस में फंसा लिया है। वो जिनसोंग के पिता के बारे में रिमाइंड करता है और रिवील करता है कि उसके नेता का पिता पीजे का चेयरमैन है, वो शिपिंग बेहीमत। लाकी बिलीव करता है कि उसके नेता का पिता दोनों को थिन एयर में गायब करवा देगा। जूनू विकेडली मुस्कुराता है जब उसे ये पता चलता है। जिनसोंग आखिरकार अपने घर पहुंचता है और अपने पिता हरंग को, जो पीजे शिपिंग के चेयरमैन हैं, अपनी इंजरीज देखकर कंसर्न होते पाता है। जिनसोंग अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि 2 लोगों को एलिमिनेट करे। हरांग उसे रिमाइंड करता है कि यह काम आसान नहीं है और पूछता है कि वो उनके पीछे क्यों पड़ा है। जिनसोंग पूरी कहानी शेयर करता है लेकिन उसके पिता उसे सीरियसली नहीं लेते। वो अपने बेटे को एडवाइस देते हैं कि चुनाव रखे और हमेशा इंसान की आंखों में देखे, वरना वो उसकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं करेंगे। एक स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ हरांग उसे ऑर्डर करता है कि ऐसे विनती करे जैसे जान का सवाल हो। जिनसोंग ध्यान से सुनता है और दृढ़ता से कहता है कि वो दोनों को मरते देखना चाहता है। पिता आखिरकार सेटिस्फाइड होता है और अपने मैन को कॉल करके ऑर्डर देता है कि 2 बैरल्स तैयार करें, क्योंकि वो कुछ यंग डेयरडेविल्स का शिकार करने निकल रहा है। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं। जूनू इसे पैथेटिक और स्टूपिड मानता है कि एक हाई स्कूल फ्यूड में गोरिल्ला ट्रूप को इन्वॉल्व किया गया। हरांग उस लड़के को कॉकी बुलाता है और हैरान होता है कि वो इतना मरना क्यों चाहता है। जूनू आगे बढ़ता है और रिवील करता है कि कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए वो एक प्लान लेकर आया है। वो हरांग से उसे गेस करने को कहता है। हरांग कंफ्यूज होता है लेकिन इंस्टेंटली उसका जबड़ा गिर जाता है जब वो जूनू को पहचानता है। वो टेरिफाइड हो जाता है और अचानक उसे कॉल आती है। हरांग की हालत देखने लायक होती है जब उसे पता चलता है कि जूनू के पर्सनल ऑर्डर पर ओजे एफिलिएट्स ने शिपिंग डील कैंसिल कर दी है। वो यंग टाइकून मेनेसिंगली हंसता है जब रियलाइज होता है कि उसका प्लान काम कर गया। हरांग इंस्टेंटली घुटनों पर आ जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है। उसके मेन कुछ नहीं समझते लेकिन वो उन्हें चुप रहने का ऑर्डर देता है। जुनू उसे ऑर्डर करता है कि पहले अपने एप्स को भगाए। पूरा गैंग बिना एक सेकंड बर्बाद किए चला जाता है। हरांग फिर गिड़गिड़ाना शुरू करता है क्योंकि यह डील उसके लिए सब कुछ है। उसे डाउट है कि ओजे के साथ पार्टनरशिप के बिना उसकी कंपनी सरवाइव कर सकती है। जिन्हों उसकी बात फिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं देखता, लेकिन वो अपनी कंपनी की पर्सनल इमेज को डैमेज नहीं करना चाहता। वो किसी गैंग बॉस के बाप के साथ पार्टनर नहीं बनना चाहता। हरान प्रॉमिस करता है कि वो ये मेक श्योर करेगा कि उसका बेटा कभी कोरिया में पैर न रखे। जिनसोंग बीच में बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसका पिता उसके मुंह पर मुक्का मारता है और उसकी धुनाई शुरू कर देता है। जूनो ये देखकर हंसता है लेकिन ऑर्डर करता है कि अब बस करे, ये काफ़ी है। उसे लगता है कि लड़के को अब्रॉड भेजना तो ट्रीट की तरह है, इसलिए वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है। वो उस कमबैक को डिसिप्लिन करने का अपना तरीका शेयर करता है। हरांग अपनी कंपनी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए जूनो बताता है कि जिनसोंग की हरकत ने उसे आज 50 मिलियन का नुकसान करवाया, जो कुछ के लिए बड़ी रकम है। वो चाहता है कि वो लड़का इसे मेहनत करके चुकाए, लेकिन हरांग को डाउट है कि उसका बेटा इतनी बड़ी रकम दे पाएगा। जुनू विकेटली मुस्कुराता है और याद करता है कि उनका फैमिली बिजनेस सी फार्मिंग का है। जिनसोंग को समझ आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है और फाइनली रियलाइज करता है कि वो कंप्लीटली डन फॉर है। उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, इसलिए वो अपने डैड के सी फार्मिंग बोट पर मछलियां पकड़ने लगता है। एक ह्यूज बिल्डिंग के अंदर पार्क जूनू के साथ बैठा है और मानता है कि वो किसी विलेन की तरह है। जूनू मानता है कि वो फेयर नहीं खेल रहा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को एडवाइस देता है कि जो मैटर्स पैसों से सॉल्व हो सकते हैं उन्हें इग्नोर करे। वो नहीं चाहता कि हमारा बॉय बेवजह इंजर्ड हो। पार्क टफ एक्ट दिखाने की कोशिश करता है लेकिन कल वाली वो गर्ल अपीयर होती है और उसकी गर्दन पर ब्रूजेस पॉइंट आउट करती है।
जूनो शेयर करता है कि वो उनकी न्यू पार्टनर है जो नेक्सस को तोड़ने में हेल्प करेगी। वो एक सेलिब्रिटी है जो उनके लिए इन्फॉर्मेंट का काम करेगी। वो गर्ल ये लेबल सुनकर एम्बेरस्ड फील करती है। उसका नाम है एसियो यान चॉय और वो थोड़ी शॉक्ड है क्योंकि उसने पार्क के बारे में इतना कुछ सुनकर सोचा था कि वो किसी ट्रकर की तरह दिखेगा। वो हमारे बॉय को डैपर बुलाती है, लेकिन जूनो उसे रिमाइंड करता है कि इतना क्लोज ना जाए। वो उसे मिडिल फिंगर देती है और कहती है कि वो ट्रकर को चूज करेगी। जूनू को उस लास्ट कॉल वाली उसकी स्टूपिड बिहेवियर याद आ जाती है। वो उसकी बातें इग्नोर करती है और बिजनेस की बात करने का ऑर्डर देती है। जूनू थोड़ा इरिटेटेड होता है लेकिन काम रहता है और रिवील करता है कि वो यहाँ नेक्स्ट मूव के लिए न्यू प्लान्स बनाने आए हैं। उसे लगता है कि कोई प्लान नहीं चाहिए, पार्क बस सबको इजीली वूप कर सकता है। वो रिमाइंड करता है कि नेक्सस इतनी रैपिडली ग्रो हो चुकी है कि पार्क अकेले उस ह्यूज आर्मी के सामने कुछ नहीं कर सकता। वो डिसाइड करता है कि उनकी कॉम्बैट फोर्स से शुरुआत करते हैं। वो टेबल पर एक फाइल फेंकता है और रिवील करता है कि जल्द ही कोई उनसे ज्वाइन कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट उस हाई स्कूल का नाम पहचानता है जिसके बारे में जुनू बात कर रहा है और अज्यूम करता है कि ये डोंगन किम है। जुनू उसे करेक्ट बताता है और रिमाइंड करता है कि यही वो आदमी है जो 2 साल पहले नेक्सस के खिलाफ पार्क के साथ खड़ा था। पार्क को कुछ और याद आता है। जुनू पहले से जानता है कि पहली लड़ाई में उसके घुटने में इंजरी हुई थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जुनू सेल्फिशली साफ करता है कि फिर भी उसे उस आदमी की जरूरत है। पार्क साइलेंट हो जाता है लेकिन जुनू अश्योर करता है कि चिल करे, वो सब प्रोफेशनल्स हैं। उसे लगता है ये पार्क के लिए अपने ओल्ड फ्रेंड से मेकअप करने और नेक्सस इन्फेस्टेड स्कूल को क्लीन करने का एक अच्छा मौका है। डोंगन हाई स्कूल में गैंग मेंबर्स मीटिंग कर रहे हैं। एक बताता है कि मोगल को जुवेनाइल भेज दिया गया है, बुलिंग और फोर्स्ड परचेसेस की वजह बनी, तो उससे कोई उम्मीद नहीं। सदस्य उस पैथेटिक कमबैक पर हंसते हैं लेकिन एक मानता है कि उन्हें कम से कम उस शख्स को सबक सिखाना चाहिए जिसने ये किया, क्योंकि मोगल उनके गैंग का मेंबर था। इन्फॉर्मेंट शेयर करना जारी रखता है कि यह सब करने वाला हंजन पार्क है, उस हाई स्कूल का नंबर 1। यंग चोल थोड़ा शॉक्ड होता है। वो याद करते हैं कि प्रोटैगनिस्ट ने प्रॉमिस किया था कि वो लो रहेगा। जब वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं तभी एक स्टूडेंट दरवाज़ा तोड़कर घुसता है और अनाउंस करता है कि हुन पार्क ने उनके स्कूल में ट्रांसफ़र लिया है। पूरा गैंग इंक्लूडिंग गैंग चो हैरान हो जाता है। अपनी न्यू क्लास में प्रोटैगनिस्ट खुद को इंट्रोड्यूस करता है और रिवील करता है कि वो यहाँ सबको डिस्ट्रॉय करने आया है। पूरी क्लास उसे घूरती है। टीचर उसे हंसते हुए डिसमिस करता है और सीट दिखाता है। पार्क अपनी सीट की तरफ चलता है और उंग जो के साथ बैठता है। वो बात करना शुरू करता है कि उसे एडवाइस दी गई थी कि पार्क से ना उलझे, लेकिन उसका मन अभी भी लड़ने को कर रहा है। वो क्लैरिफाई करता है कि वो भी पिछले साल ही ट्रांसफर हुआ था और पार्क के बारे में तब से सुन रहा है। वो बस देखना चाहता है कि पार्क उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरता है या नहीं। वो फेयर फाइट के लिए रिक्वेस्ट करता है लेकिन पार्क उसे कंप्लीटली इग्नोर करता है। वो अनॉयड होकर पार्क को स्लैप मारता है ताकि बात साफ हो। हमारा बॉय उसका सिर पकड़कर एक ही ब्लो में तबाह कर देता है जिससे पूरी क्लास हैरान रह जाती है। बैटिंग केज पर चॉय अभी भी मानती है कि डोंगन को टीम में ऐड करना बैड डिसीजन है। वो कई स्ट्रांग मैन जानती है इस काम के लिए और मानती है कि जूनू ने पार्क के फ्रेंड की नी इंजरी की वजह से फेवर किया। वो उसे गलत बताता है और रिवील करता है कि डोंगन शायद सबसे टैनिशियस आदमी है जिसे वो जानता है। लोग उसे छोटे कद की वजह से अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन उनसे उसकी अनयील्डिंग स्पिरिट मिस हो जाती है जिसे उसने नेक्सस के खिलाफ दिखाया था। उसका मानना है कि ऐसी स्पिरिट्स वाले लोग टूट सकते हैं लेकिन झुकते नहीं। वो अभी भी डाउट करती है कि वो ब्रोकन नी के साथ यूजफुल होगा। जुनू मानता है कि वो अपना पुराना विगर लूज कर सकता है लेकिन डेफिनेटली एक नया एज डेवलप करेगा। वो साइलेंट हो जाती है और कहती है कि उसे कोई किताब लिखनी चाहिए। स्कूल में पार्क हॉलवे से गुजर रहा है जिसके चारों तरफ थग्स हैं। आखिरकार वो अपने पुराने दोस्त को ढूंढता है। एक आदमी आता है और डोंगन को स्नैक्स लाने में 5 मिनट से ज्यादा लगाने के लिए लात मारता है। उसे लगता है उसके पैसे वेस्ट गए, इसलिए वो डोंगन की पिटाई शुरू करता है। बाकी बुलीज मानते हैं कि पिटाई अब इफेक्टिव नहीं है, लेकिन वो स्कम्बाग मानता है कि वो डोंगन को और डरा सकता है ताकि वो जल्दी करे। इसलिए वो पार्क के पुराने दोस्त को पीटता रहता है। पार्क ठंडे एक्सप्रेशन के साथ सब कुछ देखता है। जुनू के ऑफिस में चॉय आखिरकार डोंगन को टीम में ऐड करने के लिए राजी होती है, लेकिन डाउट करती है कि पार्क अपने ओल्ड फ्रेंड से मेकअप करने वाला है। उसे लगता है कि पैसों का यूज करना ज्यादा फास्ट होता, लेकिन जुनू रिवील करता है कि वो ऐसा आदमी है जो पैसों की परवाह नहीं करता। वो रिमाइंड करता है कि उस लड़के ने सिर्फ इसलिए नेक्सस के खिलाफ लड़ाई की क्योंकि हंजुन ने ऐसा किया था। उसे यह कंप्लीटली स्टूपिड लगता है, लेकिन जो उसने जाना है उससे, दोस्त का दुश्मन उसका दुश्मन होता है। डोंगन का असली नेचर है कि दोस्त को तकलीफ में देखे तो रुक नहीं सकता। स्कूल में डोंगन को फाइनली ब्रेक मिलता है और वो बैठकर चिल करता है। पार्क उसके पास जाता है और ग्रीट करता है।
डोंगन पहले से जानता है कि पार्क ने ट्रांसफ़र क्यों किया। वो डाउट करता है कि यह पॉसिबल है क्योंकि गैंग के पास अब न सिर्फ मैन है बल्कि फाइनेंशियल पावर भी है, इसलिए ये ऑलरेडी ओवर है। पार्क साफ करता है कि इस बार वो जीतने का एम कर रहा है। डोगन इसे डिल्यूजनल बताता है, उसकी डिटर्मिनेशन ने उसे किस पैथेटिक स्टेट में डाला वो याद दिलाता है। पार्क साइलेंट हो जाता है लेकिन चैलेंज करता है कि बस देखते रहो। नेता स्कूल विंडो से उन्हें ऑब्जर्व करता है और विम्पी बुलाता है ये देखकर कि वो डोंगन के साथ टीम अप कर रहा है। वो अपने मेन को तैयार रहने का ऑर्डर देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर खुश है कि डोंगन खुद को आराम दे रहा है, लेकिन रिमाइंड करता है कि अगर इंतजार करता रहा तो हो सकता है उसकी मोबिलिटी फॉरएवर जाए। वो एडवाइस देता है कि सर्जन से मिले चाहे एक्सपेंसिव हो। डोंगन साइलेंट हो जाता है। जैसे वो निकलता है, गांगचल उसे रोककर पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। डोंगन नहीं समझता कि वो यहाँ क्यों है। वो शेयर करता है कि वो बस चेक करने आया था कि फॉर्मर नंबर 1 कैसा है। वो मेंशन करता है कि उसने पार्क के साथ डोंगन की सीक्रेट मीटिंग देखी, इसलिए कंफर्म करने आया कि वो रिकवर हुआ है या नहीं। वो पार्क के दोस्त को फिर से डिस्ट्रॉय करने पर डिटर्मिन्ड है, लेकिन डोंगन रिमाइंड करता है कि अगर वो रिकवर हो गया तो उसे अकेले बीट करने का कोई चांस नहीं है। गॉन गो इरिटेटेड होकर डोंगन को लात मारता है। वो मुस्कुराता है और रिमाइंड करता है कि डोंगन अब कोई साइड किक नहीं है और कोई फनी बिजनेस नहीं चलेगी। गांगचिल पिछली बार जो हुआ उसका जिक्र करता है और लॉयल्टी को बुलशिट बुलाता है, जिसने डोंगन को ऑलमोस्ट क्रिपल किया। डोंगन पॉइंट आउट करता है कि गंगचिल ने उन्हें बिट्रे किया और उस शिटी गैंग में ज्वाइन हो गया। वो इसे विकेट बुलाता है, लेकिन जंगचिल हंसता है और कहता है सोचता रहे जो चाहे, वो लॉयल विम्पी नहीं बनना चाहता। उसे डाउट है कि डोंगन इस बार भी अपनी लॉयल्टी बनाए रख सकता है। स्कूल में पार्क चुपचाप बैठा है जब एक अनाउंसमेंट शुरू होती है। गैंगवॉल खुद को इंट्रोड्यूस करता है और पूरे स्कूल को बताता है कि वो फेमस हंजुन पार्क जिसने 2 साल पहले नेक्सस के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की, वो यहाँ है उसे तोड़ने के लिए। वो उसे बुलशिट बुलाता है और पार्क को तैयार रहने की वार्निंग देता है। पूरी क्लास खड़ी होकर प्रोटैगनिस्ट से लड़ने की तैयारी करने लगती है। गैंग चो मानता है कि वो वन ऑन वन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फेयर प्ले में उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टूडेंट्स की एक आर्मी हथियार लेकर पार्क की क्लास की तरफ बढ़ती है। नेता मैन को तैयार रहने का ऑर्डर देता है, कहता है कि वो पार्क को सबक सिखाने वाले हैं। लेकिन हॉलवे में कुछ आदमी कंप्लीटली इंजर्ड होकर उड़ते हुए आते हैं। देखने वाले टेरिफाइड हो जाते हैं और जानते हैं कि पार्क ने पहले ही सबको हैंडल कर दिया। वो हैरान है कि पूरी क्लास ऑलरेडी डिफीटेड हो चुकी है। प्रोटैगनिस्ट इविल एक्सप्रेशन के साथ बाहर आता है और सबको चैलेंज करता है कि आओ अटैक करो। स्टूडेंट्स की वो ह्यूज आर्मी एक साथ चार्ज करती है, लेकिन पार्क बिना हेजिटेशन के सबका सामना करता है और पूरे गैंग की धुनाई करता है। लोगन सब कुछ इग्नोर करने की कोशिश करता है और खुद को रोके रखता है। फाइट जारी रहती है। पूरा स्कूल प्रोटैगनिस्ट को डिफीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेले सबका सामना करता रहता है। वो मैन उसे क्रेजी बुलाते हैं और रियलाइज करते हैं कि वो मजाक नहीं कर रहा था। वो उसे लॉक में डालने की कोशिश करते हैं। पार्क स्ट्रगल करता है और फंस जाता है। कुछ मैन उसे होल्ड करके पंच करते हैं, लेकिन वो सेकंड्स में खुद को फ्री कर लेता है। पार्क अपने चारों तरफ के सबको तबाह करता है और एक के बाद एक पूरे स्कूल को हैंडल करता है। पार्क मुश्किल से सरवाइव करता है और जैसे वो वापस अंदर जाता है और मैन का एक और ग्रुप उसका इंतजार कर रहा है। वो डिसअपॉइंटेड है कि वो ऑलरेडी थका हुआ है क्योंकि शो अभी शुरू भी नहीं हुआ। वो सब उस एग्जॉस्टेड टाइगर की तरफ चार्ज करते हैं। डोमेन अपनी क्लासरूम में बैठा है और सब कुछ इग्नोर करने की कोशिश करता है। उसे डाउट है कि पार्क जीत सकता है, इसलिए उसकी कोशिश बेकार होगी। चॉय प्रकट होती है और अज्यूम करती है कि पार्क अपने लिमिट्स पर होगा। वो डोंगन को शेम करने की कोशिश करती है उसके दोस्त को इग्नोर करने के लिए। वो खुद को पार्क की कोवर्ट बताती है। डोंगन को शर्म आती है, लेकिन वो कहता है कि वो फाइट करने के लिए बहुत वीक है। वो मुस्कुराती है और शेयर करती है कि वो पहले से जानती है। वो रिवील करती है कि प्रोटैगनिस्ट को पहले से आइडिया था कि ऐसा होगा। उसे भागने के लिए बोला गया था, लेकिन उसने नहीं भागा। वो डोमैन को बताती है कि वो अभी भी इसलिए लड़ रहा है क्योंकि पार्क उसे कुछ प्रूव करना चाहता है। डोमैन को अचानक अपने दोस्त के वर्ड्स याद आते हैं और वो साइलेंट हो जाता है। वो अश्योर करती है कि उसे पछतावा नहीं होगा, जो डोंगान को फिर से सोचने पर मजबूर करता है। हॉलवे में पार्क सारे मैन को हैंडल करके खत्म करता है। वो बड़ी आर्मी का सामना करने के बाद कंप्लीटली आउट ऑफ ब्रेथ है, लेकिन गांग चेल और मैन के साथ अपीयर होता है। वो पार्क की स्ट्रेंथ की तारीफ करता है, लेकिन डाउट करता है कि वो इसे स्कूल के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स के सामने मेंटेन कर सकता है। गांग चो पार्क के लिए यह साफ करता है, लेकिन हमारा बॉय डिटरमाइंड रहता है और फिर से फाइटिंग स्टांस लेता है। मैन अटैक करने के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन उनका पंच कनेक्ट होने से पहले ही डोंगन एक को वाइपर से मारता है और उम्मीद करता है कि पार्क हर बार स्पॉटलाइट लेना बंद करे। थग्स उसे स्नीकी रैट बुलाते हैं, लेकिन गांग चोल उन्हें काम करने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो दोनों को एक साथ डाउन कर सकते हैं। वो डोंगन पर भी अटैक करते हैं, लेकिन वो ईजिली एक को टेक डाउन करता है।
एक और आगे आकर उसे ग्रैब करता है, लेकिन पेन के बावजूद वो उसे बीट करके फाइट जारी रखता है। पार्क भी पंचेस मारता रहता है और साथ मिलकर वो दोनों अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। मेन रियलाइज करते हैं कि वो रियल ट्रबल में हैं और पूछते हैं कि उनके टारगेट्स इतने स्ट्रांग क्यों हैं। जैसे वो सबका सामना करते हैं, प्रोटैगनिस्ट माफी मांगता है। डोंगन शेयर करता है कि वो पार्क से हेट करता था जो भी हुआ उसके लिए, लेकिन मानता है कि उसे बस किसी पर ब्लेम डालना था। पार्क मुस्कुराता है ये सुनकर। नेता मोमेंट को बर्बाद करने के लिए जंप करता है और जैसे वो दोनों पर अटैक करने की कोशिश करता है, वो डॉज करते हैं। डोगन शेयर करता है कि वो उस आदमी को खुद हैंडल करना चाहता है। पार्क और उसका दोस्त एक डोर की तरफ दौड़ते हैं। नेता उन्हें विम्प बुलाता है और पीछे चेस करता है, लेकिन पार्क उसे पकड़कर रूम के अंदर फेंक देता है। डोंगन दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है ताकि वो गैंगो के साथ बिना इंटरफेरेंस के फाइट कर सके। गैंगोल इसे स्टूपिड मानता है। डोंगन मानता है कि शायद ऐसा ही लगे किसी फ्रेंडलेस आदमी को। वो मैन एंग्री होकर अटैक के लिए चार्ज करता है, लेकिन डोंगन उसे हार्ड हिट मारकर पुश बैक करता है। गैंगो परसिस्टेंट रहता है और डोंगन के पैर पकड़ लेता है। वो उसे उठाकर ग्लास डोर पर पटकता है, तोड़ते हुए। वो डोंगन का वेपन तोड़ने में सक्सेस होता है और मानता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। डोंगन अपनी शर्ट उतारता है और अपनी मुट्ठी पर बांध देता है। योंगचो इसे फनी बुलाता है, लेकिन जैसे वो दोनों ब्लोज एक्सचेंज करते हैं, डोंगन शर्ट का यूज करके थग का चेहरा ग्रैब करता है और उसे जमीन पर पिन करता है। वो उसका चेहरा स्मैश करना शुरू करता है, लेकिन जुंगचुल उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लेता है। वो फाइनली खुद को फ्री करता है। गैंग चो साफ करता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा जब वो डोंगन के इंजर्ड लेग को स्क्वीज करता है। डोंगन दर्द में चीखता है और गैंग चो को छोड़ देता है। नेता फाइनली उठता है, अपनी सांस लेता है और डिटरमाइन होता है कि किसी दिन बदला लेगा। डोगन उसे रुकने का ऑर्डर देता है, जिससे युंग एल हैरान होता है क्योंकि उसे लगता था डोगन ने सबक सीख लिया। पार्क का दोस्त पेन के बावजूद उठता है, लेकिन गैंग एल उसकी धुनाई शुरू कर देता है जब तक वो फाइनली गिर नहीं जाता। गोंगबो थक जाता है और जाने की कोशिश करता है। डोंगन उसे एक बार फिर रुकने का ऑर्डर देता है और ग्लास शार्ड्स इकट्ठा करना शुरू करता है। गोंगबो फ्रस्ट्रेटेड होकर बिना सोचे चार्ज करता है। पार्क का दोस्त इस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए शार्ड्स उसकी तरफ फेंकता है। वो उस आदमी को एक अपरकट से तबाह करता है और गैंग वो को पीटता रहता है। वो नहीं चाहता कि कोई समझे, लेकिन फिर भी रिवील करता है कि अगर उसने ये फाइट नहीं जीती तो बाद में पार्क के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। गैंग चो की विजन ब्लरी होने लगती है उस आदमी के लगातार पंचेस खाने के बाद। डोंगन को वो सब याद आता है जो उसने सहा था और वो आखिरी ब्लो मारता है उस मसल हेड को नॉक आउट करने के लिए। उसका पैर दर्द करता है, लेकिन डोंगन इसे इग्नोर करता है और बाहर निकलता है, ये जानने के लिए कि उसके दोस्त ने सच में जीत हासिल की। पार्क अपने घायल दोस्त को पकड़ता है और दोनों हंसते हुए स्कूल से निकलते हैं। बोर्ड का चेयरमैन डोंग यॉन हैरान हो जाता है जब उसकी नज़र उस स्कूल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि यह सब पार्क ने किया था। वो पूरे स्कूल की हालत देखता है और यकीन नहीं होता कि यह सब एक सिंगल आदमी की वजह से हुआ। वो हंसता है और अपने मैन को उसके सामने आदमी लाने का ऑर्डर देता है। जब वो उस आदमी के सामने होता है तो मिन रिवील करता है कि वो अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन खुद ग्रोन अप कॉन्वर्जेशन हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। डोंगन जानता है कि पार्क के पीछे कौन है, लेकिन फिर भी कहता है कि ये अनफेयर है क्योंकि वो एक लॉ गवर्न्ड कंट्री में रहते हैं। वो इसे अनफेयर बुलाता है, लेकिन मिन कुछ सूटकेसेस नीचे रखता है और मानता है कि वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। डोंग विकेडली मुस्कुराता है। वो अपने मेन को चेक करने का ऑर्डर देता है और साफ करता है कि अब उसे सिर्फ येलो स्टैक्स ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। वो लाकी उसे खोलता है और सबको अंदर कुछ टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं। डोंग हैरान होकर पूछता है कि वो क्या देख रहा है, तो मिन उसे हेडलाइंस चेक करने का ऑर्डर देता है। उसे उसकी गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो डाई ग्रेजुएट्स को रिक्रूट कर रही है, और हेडलाइंस में डाई के सब्सिडीज चुराने, टैक्स फ्रॉड करने और बहुत कुछ का एविडेंस भी है। मिन उसे वार्न करता है कि पीछे हट जाए वरना वो और डीपर डिग करने को तैयार है। डोंग एनरेज्ड हो जाता है और उस आदमी को थ्रेटन करता है, उसे उसकी करंट सिचुएशन याद दिलाता है। वो हैरान होता है कि मिन अभी भी अनफेज्ड क्यों बैठा है। वो फोर आइज उसे बताता है कि चीज़ें उसकी मौत से नहीं रुकेंगी, और अगर केआर और डाई आपस में लड़ें तो उसे डाउट है कि डोंग जीतेगा। ऊपर से डेथ थ्रेट ऐड करना एक डेथ मैच शुरू करने की काफ़ी वजह है। डोंग खुद को रोकता है और अपने मेन को वेपन्स वापस लेने का ऑर्डर देता है। वो डायरेक्टली पॉइंट पर आता है और पूछता है कि मिन क्या चाहता है। फोर आइज पूरे स्कूल की डिमांड करता है, जिससे डोंग हैरान हो जाता है। हॉस्पिटल में चॉय को यकीन नहीं होता कि प्रोटैगनिस्ट पूरे स्कूल के खिलाफ खड़ा रहा और फिर भी बिना किसी इंजरी के निकला। पार्क जवाब देना शुरू करता है, लेकिन डॉक्टर आता है और बताता है कि उसे नहीं पता यह आदमी कैसे टिका रहा। हालांकि वो रिलीव्ड दिखता है जब बताता है कि सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल रही। डॉक्टर शो है कि डोंगन इससे रिकवर करेगा। पार्क ये न्यूज़ सुनकर मुस्कुराना शुरू करता है,
कहीं एक फैंसी रेस्टोरेंट में जूनू एक वुमन के पास पेशेंस से बैठा है, जो चांसू किम को उनका प्रेशियस टाइम देने के लिए शुक्रिया अदा कर रही है। वो उसका इंटरव्यू लेना शुरू करती है। जूनू स्कूल के बारे में न्यूज़ पढ़ता है और सेटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुराना शुरू करता है। वो सुनता है जब इंटरव्यू खत्म होने के बाद वुमन चली जाती है। चांसू जूनू को पहचानता है और समझता है कि उसकी टीम शेड्यूल क्यों कैंसिल हुई। उसे लगता है कि जूनू ही उस मैगजीन इंटरव्यू के पीछे था। चांसू हैरान होता है कि जूनू जैसा इंपॉर्टेंट आदमी उसे फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। वो इस बात पर अच्छा फील करता है, लेकिन जूनू मिस्चीवसली मुस्कुराता है और उसे बुलशिट बंद करने का ऑर्डर देता है। वो बैठता है और चांसू को उसके बारे में रिमाइंड करता है। वो गैंग नेता मुस्कुराता है और अश्योर करता है कि उसे सब याद है, लेकिन चीज़ें बदल गई हैं। वो उस आदमी की इतनी ऊंचाई तक पहुंचने की तारीफ करता है और मानता है कि वो सिर्फ एक गेमर से ज़्यादा कुछ नहीं है। चांसू अपनी एडमिरेशन शो करता है, लेकिन जूनू उसकी बुलशिट सी थ्रू कर लेता है और साफ करता है कि वो इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं करेगा। जूनू विकेडली मुस्कुराता है और रिवील करता है कि उसने डोंग यन्हाई को डिस्ट्रॉय किया। सोनू काम रहता है और जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं है। वो हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जूनू उसे इग्नोर करता है और कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जूनू उम्मीद करता है कि अगली बार मिलने पर वो अपनी क्रैपी स्माइल बनाए रख सके। सोनू उसे एक बार फिर स्माइल देता है, लेकिन रेस्टोरेंट से निकलते वक्त उसके एक्सप्रेशन पर फ्रस्ट्रेशन दिखती है। जूनू थोड़ा रिलीव्ड फील करता है। वो अनश्योर था कि क्या उसे अभी भी उस ग्रज की परवाह है और सोचता था कि कहीं वो इंटिमिडेट न हो जाए। लेकिन अब उसे रियलाइज होता है कि वो बेकार में स्ट्रेस ले रहा था, क्योंकि चानू का चेहरा अभी भी उसे एंग्री बनाता है। एक कार में चांसू का ड्राइवर पूछता है कि क्या वो कोई एक्शन लेने वाला है। वो स्कूल फाइट को एक इनविटेशन बताता है और रिवील करता है कि वो डेफिनेटली फाइट बैक करेगा। चांसू मानता है कि ये बैटल कोरियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैटल होगी। एक फैंसी बिल्डिंग में टाउच चॉय मेन से भरे एक रूम में वॉक करता है। वो पूछता है कि उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए क्यों बुलाया गया, जबकि बाकियों ने भी इसके बारे में अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर की। चांगू सोचता है कि उन्हें इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए जब सारे लीडर्स उस अर्जेंट मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं। क्यों जानता है कि वो हैन पार्क के बारे में बात करने वाले हैं। उसे लगता था कि वो आदमी गैंग ने उसकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करने के बाद लो रह रहा था और बाकियों को भी ये याद था। डोंगन हैरान होता है कि वो कौन है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। मिल्ली उसकी कन्फ्यूजन पर हंसता है, लेकिन गेस करता है कि ये एक क्रैपी नूब के लिए नॉर्मल है। वो डोंग चांग का मजाक उड़ाता है, लेकिन एक्सप्लेनिंग शुरू करता है कि पार्क पूरी गैंग के लिए एक ह्यूज पेन है। वो पहले एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का नेता था। नेक्सस का पूरे सराउंडिंग एरिया और कुछ प्रोविंसेस पर कंट्रोल था, लेकिन पार्क ने अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ा, जो गैंग के लिए ह्यूमिलिएटिंग था। सबसे बड़ा इशू ये था कि पार्क के बारे में जानकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर्ड होते गए, इसलिए नेक्सस को ज़्यादा एनिमीज़ का सामना करना पड़ा। गैंग ने जो ही उनके रास्ते में खड़ा हुआ उसे डिस्ट्रॉय करने में सब कुछ झोंक दिया, लेकिन ये परफेक्टली नहीं गया। यही वजह है कि वो यहाँ इकट्ठे हैं। वो शेयर करता है कि जो अनप्रेडिक्टेबल था वो हो गया। उन्होंने पार्क के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी हर बैटल हारे। जल्द ही नेक्सस एक सिंगल आदमी की वजह से टूटने के कगार पर आ गया। डोंगवन को यकीन नहीं होता। मिल सोचता है कि एक बार जब वो उसे खुद देखेगा तो समझ जाएगा। वो पार्क को लिटरल बीस्ट बुलाता है। डोंगवन हंसना शुरू करता है और सबको विम्प बुलाता है क्योंकि वो एक सिंगल आदमी से हार गए। लीडर्स एनरेज्ड हो जाते हैं और मिल उसे वार्न करता है कि चुप रहे, वरना उसे उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। जियाक उस आदमी को रोकता है और डोंगचन के वर्ड्स को करेक्ट बताता है। ताइसो भी एग्री करता है, लेकिन मानता है कि यह अब पुरानी बात है। उसे लगता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन चांग जू ऑर्डर करता है कि कॉशियस रहें। वो जानता है कि उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन पार्क जैसे किसी के लिए उनकी केयरलेसनेस एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चांसू फाइनली आता है और सबको ग्रीट करता है। वो अर्जेंट कॉल के लिए माफ़ी मांगता है और बाद में डिनर ट्रीट करने का डिसाइड करता है। शुनु रिवील करता है कि प्रोटैगनिस्ट ने अपना मूव किया, इसलिए डेथ मैच अनअवॉइडेबल है। उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, लेकिन ऐसे मैटर के लिए फेस टू फेस मीटिंग रखना चाहता था। ताइसो उसके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं रखता, लेकिन मानता है कि एक क्रैपी स्कूल की वजह से वॉर की कोई ज़रूरत नहीं। चांसू का एक्सप्रेशन उस आदमी को टेरिफाई करता है, इसलिए वो इंस्टेंटली चुप हो जाता है। वो पूछता है कि क्या वो सच में इसे बड़ा डील बना रहा है, लेकिन इंसू बोल पड़ता है और उसके डिसीजन को करेक्ट बताता है। वो खुद इस मैटर को हैंडल करने को तैयार है। चांसू मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वो श्योर है। वो रिवील करता है कि पैसा अब यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि उनके एनिमी के पास इस बार एक स्ट्रांग बैकर है, इसलिए उसे काफ़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी। इंसू अपने चेहरे पर स्कार को टच करता है और कोल्डली बताता है कि वो जब से उसे यह स्कार मिला तब से तैयार है। चांसू मुस्कुराना शुरू करता है और उसे हैंडल करने लेने का डिसाइड करता है। वो पूछता है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। सारे लीडर्स उससे एग्री करते हैं। डोंगन एक्साइटेड फील करता है,
क्योंकि पार्क ने उन्हें पिछली बार तबाह किया था। चॉनसू ऑफिशियली इनसी चैप्टर्स के लीडर्स को इसे हैंडल करने का ऑर्डर देता है और मीटिंग खत्म करता है। इंसू मैलिशियसली हंसना शुरू करता है क्योंकि उसे फाइनली अपना बदला लेने का मौका मिला। रात के वक्त बाइकर्स का एक गैंग एक मिस्टीरियस प्लेस पर इकट्ठा होता है। इंसू रिवील करता है कि हेन पार्क को डिस्ट्रॉय करने का उनका मौका फाइनली आ गया है। एक मोटा अगली बाइकर आगे आता है और अपने बॉस से पूछता है कि क्या वो फाइनली उस कमबैक को किल कर सकता है। जुनू पार्क को उसी जले हुए घर में ले जाता है और मानता है कि यह अनफेयर है कि हमारे बॉय को उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। वो कैसे अमीर बना या वो चॉन सू से क्यों नफरत करता है। वो पार्क को अंदर इनवाइट करता है और कहता है कि वो सब शेयर करने को तैयार है। जैसे वो दोनों बैठते हैं, जूनो रिवील करता है कि वो पैसा एक्चुअली इस घर के ओनर का है। वो एक्सप्लेन करता है कि 2 साल पहले क्या हुआ था और अपने चाइल्डहुड फ्रेंड याक का जिक्र करते हुए शुरू करता है, जो जूनू के बेहद करीब था। एक दोस्त जिसे वो अपना फैमिली बुला सकता था। जैसे वो दोनों उसके दोस्त के घर में एक साथ बैठे थे, उस आदमी ने जूनू को दिखाया था कि उसने एक स्टॉक ट्रेडिंग एआई बनाई है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एनालाइज करके रिकवरी प्लान भी जनरेट कर सकता था। जूनू ने सीखा कि वो आउटकम स्टडी करके मार्केट प्रेडिक्ट कर सकता था। वो ह्याक के आइडिया में इंटरेस्टेड था, लेकिन फिर पार्क की नेक्सस से हार ने सब कुछ बदल दिया। गांग उसके डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने लगी और चांसू के गूंज ने जूनू को बुली करना शुरू कर दिया। लेकिन वो ऐसा टाइप है जो पेटी स्कम्बैग्स के सामने आसानी से नहीं झुकता, इसलिए उसने सब कुछ लगाकर फाइट की। हाक भी ऐसा ही था, इसलिए दोनों ने फाइट करने में हॉरिबल होने के बावजूद गैंग का सामना किया। जूनू को लगता था कि गैंग थक जाने के बाद उन्हें छोड़ देगी, लेकिन वो कंप्लीटली गलत था, क्योंकि गैंग ने बदले में उसके दोस्त का घर जला दिया। उसने गूंस का इस बारे में कॉन्फ्रंटेशन किया, लेकिन उन्होंने उसके दोस्त को अनलकी बुलाया और स्ट्रेट अप वायलेंस से उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। वो बेबस हो गया और उसके अंदर की आग धीरे धीरे बुझने लगी। उसे जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं दिखी और उसने खुद को मार लेने का डिसाइड कर लिया। उसने सोचा कि अपनी एग्जिस्टेंस को दुनिया से मिटा देगा, इसलिए उसने अपने दोस्त के लैपटॉप से शुरुआत की। उसने बस अकाउंट लिक्विडेट करने का डिसाइड किया, लेकिन अकाउंट की प्रोग्रेस देखते ही उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया। उसे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन पैसों ने उसके अंदर कुछ नहीं जगाया, क्योंकि उसे अब कोई परवाह नहीं थी। वो चाहता था कि उसका दोस्त अपनी इन्वेंशन के फल देख सके। जूनू को एक्सट्रीम एंगर फील हुआ, लेकिन इसी ने उसे अपनी जिंदगी खत्म न करने की एक वजह दी। ये उसके दोस्त का पैसा है, इसलिए वो उसे चांसू और उसकी गैंग को डिस्ट्रॉय करने में खर्च करना चाहता है। पार्क हैरान होकर पूछता है कि वो इतना सब क्यों शेयर कर रहा है। जूनो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है और रिवील करता है कि ये बस प्रोटैगनिस्ट को गैसलाइट करने के लिए है, ताकि वो कभी नेक्सस को चेस करना ना छोड़े। उस रात बाद में जूनू चॉय को कॉल करता है और बताता है कि उसने पार्क के साथ अपनी क्रैपी स्टोरी शेयर की। वो इसे फनी मानती है और पूछती है कि क्या वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। जूनू एम्बैरेस्ड होता है और उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है। चॉय सीरियस हो जाती है और रिमाइंड करती है कि इस बार इनचान चैप्टर के स्कम्बैग्स उसके पीछे पड़े हैं। वो उम्मीद करती है कि वो कॉशियस रहे, क्योंकि उसके एनिमीज लिटरल मसल हेड्स हैं जो ब्रेन नहीं यूज करते। जूनू उसे करेक्ट बताता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी कार घिरी हुई है। वो जानता है कि यही है क्योंकि ब्रेन वाला कोई रोड के बीच में ऐसी क्रैपी हरकत नहीं करता। बाइकर्स पेंट के बकेट्स फेंकते हैं ताकि कार भाग ना सके। ड्राइवर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इसलिए वो जूनू को टाइट होल्ड करने का इंस्ट्रक्शन देता है जब वो किसी तरह एस्केप करने की कोशिश करता है। चॉय कमोशन सुनती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। जूनू उस एम्बुश की वजह से सिर लगने से बेहोश हो जाता है। इंसू को चॉय का कॉल आता है और वो अज्यूम करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो ऑर्डर देता है कि पार्क को इन्फॉर्म करे कि वो JQ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर कॉकी एटीट्यूड के साथ उसका इंतजार कर रहा है। वो उसे वॉर्न करने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रैपी आदमी कॉल खत्म करता है और वो रिडिक्यूल्ड होने के बाद फ्रस्ट्रेटेड फील करती है। कहीं और पार्क घर वापस चलता है और जूनू के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन याद करता है। वो इसे एग्जैजरेटेड बुलाता है क्योंकि उसका कभी हार मानने का इरादा नहीं था। चोय अपनी बाइक पर क्लियर होती है और उसे जल्दी से बाइक पर बैठने को कहती है। वो उसे सिचुएशन के बारे में फिल इन करती है। जुनू फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर जागता है और नोटिस करता है कि वो इनान गूंज से घिरा हुआ है। इनिन का नंबर 2 वो फैट गोरिल्ला नोटिस करता है कि जुनू जाग गया। वो जुनू को फिर से नॉकआउट करने के बारे में सोचता है, लेकिन इंसु उसे रोकता है क्योंकि वो उस आदमी को पार्क के लिए बस बेट के रूप में होल्ड कर रहे हैं। जुनू जानता है कि ये कौन है और जोर से हंसना शुरू करता है। वो उन्हें स्टूपिड बुलाता है कि उन्होंने बिना हेजिटेशन के एक लीडिंग कंपनी के चेयरमैन को स्ट्रेट अप किडनैप कर लिया। वो उनके क्रैपी प्लान की तारीफ करता है और उन्हें हायर करने का मन करता है, लेकिन जुनू इंसु को एडवाइस देता है कि थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस रखे। वो उस कमबैक को रिमाइंड करता है कि वो सबसे वीक गूंस हैं और क्लियरली याद करता है कि इंसु पैथेटिकली घुटनों पर झुककर सिर्फ 2 साल पहले पार्क के सामने मर्सी के लिए गिड़गिड़ाया था। जुनू को डाउट है कि वो पार्क के सामने टिक सकते हैं।
गोरिल्ला लाकी एंग्री हो जाता है, लेकिन इंसु उसे रोकता है और खुद हैंडल करने के लिए आगे आता है। इंसु मानता है कि जूनो उसके चैप्टर के बारे में थोड़ा जानता है, लेकिन गैस करता है कि उसे नहीं पता कि सिर्फ एक विम्प झुका था, पूरा चैप्टर नहीं। जूनो मुस्कुराता है और उसे अपने ब्रदर के साथ इजी जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो इंसु की पैथेटिक एस बचाने के लिए झुका था। गोरिल्ला गून एंग्री हो जाता है और उसे अपनी क्रैब बंद करने की वार्निंग देता है, लेकिन जूनू कॉकी एटीट्यूड के साथ बोलता रहता है। वो पेशेंस खो देता है और जूनो को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन एक लैकी एंटर करके इंसु को इन्फॉर्म करता है कि पार्क आ रहा है। इंसु मलिशियसली मुस्कुराता है और बंजांग को ऑर्डर देता है कि अपनी एनर्जी रियल थ्रेट के लिए बचाए। जूनो पार्क की टाइमिंग की तारीफ करता है। बेंजोंग जूनो को वॉल पर स्मैक करता है और रेज में एंट्रेंस की तरफ चलना शुरू करता है। जूनो जानता है कि उस लूजर में कोई पेशेंस नहीं है। इंसु पार्क की कोई परवाह नहीं करता और कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि पुराना नेता झुका था, वो नहीं। वो जूनू को चैलेंज करता है कि बस देखते रहो, क्योंकि गैंग पहले जैसी नहीं रही। चॉय और पार्क को बाइकर्स का एक बंच चेस करता है। वो उन्हें थकाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है जब वो पीछा करते रहते हैं। पार्क उसे इन्फॉर्म करता है कि वो रुक जाए। वो गर्ल कंफ्यूज होती है, लेकिन पार्क उसे आगे देखने का ऑर्डर देता है। द है। चॉय जल्दी से अपनी बाइक रोकती है जब वो दोनों बोंजंग और उसके गूंस को रास्ता ब्लॉक करते देखते हैं। वो गोरिल्ला प्रोटैगनिस्ट के सामने फेस टू फेस आता है, लेकिन खुद को रोकता है और उन्हें फॉलो करने का ऑर्डर देता है। वो उस आदमी को इंस्टेंटली किल करना चाहता है, लेकिन उसकी गैंग के कुछ रूल्स हैं। पाक गोरिल्ला को फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ बढ़ता है। चॉय हैरान होती है कि बोंजुंग इतना बड़ा क्यों है। वो उस आदमी को टॉन्ट करना शुरू करती है, लेकिन वो कंप्लीटली इग्नोर करता है। वो उसके ह्यूज साइज का मजाक उड़ाती रहती है, इसलिए वो फाइनली पेशेंस खो देता है और उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है। उसे अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल करना मुश्किल लगता है और उम्मीद करती है कि वो उसके एक क्वेश्चन का जवाब दे सके। वो उसे उसके विम्पी नेता के बारे में रिमाइंड करती है, जिसने ग्रोवल्ड किया था और प्रॉमिस किया था कि वो फिर नहीं लड़ेगा। वो चीकली पूछती है कि फिर भी वो पार्क को हंट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। वो आदमी कंट्रोल खो देता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क आगे आता है और उस गर्ल को राइट बताता है। बंजोंग होल्डिंग बैक करना बंद करता है और ऑर्डर्स इग्नोर करके पार्क की एस वूपिंग के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अनफेज्ड रहता है। बोंजोंग एक अल्ट्रा स्ट्रैपिंग बेबी था जो प्यूबर्टी के बाद ह्यूज हो गया। लोग उसे मैन रे बुलाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार उसे उड़ना पड़ता है जब प्रोटैगनिस्ट उसे एक ही किक से दूर फेंक देता है। फैटी जमीन पर हेड फर्स्ट गिरता है और उसके गूंस हैरान होकर अपना गार्ड अप करते हैं। प्रोटैगनिस्ट कॉन्फिडेंटली चॉय के साथ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में एंटर करता है। गूंस को रियलाइज होता है कि वो बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो एक साथ जंप करने के लिए फॉर्मेशन लेते हैं। चॉय उनके गैंग अप पर मजाक उड़ाते हैं। जुनू प्रोटैगनिस्ट को जल्दी से फ्री करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसकी लेग्स नम हो गई हैं। इंसू अपनी जैकेट उतारता है और वार्म अप करता है, क्योंकि वो पार्क को अकेले हैंडल करना चाहता है। वो कॉकी एटीट्यूड के साथ उसे ग्रीट करता है। पार्क पहचानता है कि वो मानसू का ब्रदर है। इंसू सीरियस हो जाता है और एक पंच फेंकता है। हिट न होने के बावजूद पार्क की चीख से खून आने लगता है। इंसू शेयर करता है कि उसने इस फाइट की कितनी ख्वाहिश की थी। वो एक सेकंड बर्बाद नहीं करता और पंच फेंकता है। पार्क डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हिट हो जाता है, जिससे वो हैरान हो जाता है। इंसू अनाउंस करता है कि आज वो 2 साल पहले उनकी गैंग की डिसऑनर का बदला लेगा। पार्क उसकी बातें इग्नोर करके अटैक करना शुरू करता है, लेकिन उसकी किक्स और पंचेस कनेक्ट नहीं होते। इंसू सारे अटैक्स आसानी से डॉज कर लेता है। पार्क उस आदमी के खिलाफ खुद को होल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन इंसू के चेहरे पर एक स्ट्रेट पंच कनेक्ट करता है और उसे स्लो होने के लिए मॉक करता है। प्रोटैगनिस्ट पीछे हटता है और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, लेकिन इंसू उसे लड़ते रहने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि वो अभी और रेज निकालना चाहता है। इंसू उसे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़े होने का ऑर्डर देता है। पुराने नेता की एस वूपिंग के बाद इंसू ने 0 ब्रेक्स लिए और उस ह्यूमिलिएशन की वजह से टायरलेसली काम किया। उसे शिटी फील हुआ जब उसे पता चला कि उसका ब्रदर इनॉन का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्क के सामने बिना लड़े घुटनों पर आ गया था। इंसू ने बॉक्सिंग छोड़ी क्योंकि वो रियल फाइटर बनना चाहता था। उसके बाद इंसू ने खुद को हेल में डाला और 27 स्कूल्स और मल्टीपल गैंग्स को डिस्ट्रॉय किया, सिर्फ प्रोटैगनिस्ट के साथ लड़ने के लिए, स्ट्रॉन्गर होने के लिए। वो डिसअपॉइंटेड फील करता है और पूछता है कि पार्क अब ठीक से खड़ा भी क्यों नहीं हो सकता। वो अभी भी 2 साल पहले की एम्बैरसमेंट को लेकर एंग्री है। वो पार्क को डिस्ट्रॉय करता रहता है और उसे कॉर्नर में लाना शुरू करता है, जिससे चॉय हैरान होती है। उसे डाउट है कि वो ये बैटल जीत सकता है। जुनू उसे पेशेंट रहने का ऑर्डर देता है। उसने पार्क को हायर करने से पहले प्रॉपर रिसर्च की थी और हैरान था कि पार्क की कोई मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, सिवाय फिटनेस ट्रेनिंग के। प्रोटैगनिस्ट ने नेक्सस का सामना ब्रूट स्ट्रेंथ और अडेप्टेबिलिटी से किया था। जुनू मानता है कि पार्क जीत जाएगा जब वो इंसू का स्टाइल सी थ्रू कर लेगा, लेकिन असली इशू ये है कि इंसू ये पहले से जानता है। जैसे वो पार्क को डिस्ट्रॉय करता रहता है,
जुनू जानता है कि एक बेयर नकल पंच इनसेन डैमेज कर सकता है, एक रियल बॉक्सर तो ह्यूमन स्किन को भी टेयर अपार्ट कर सकता है। जुनू प्रेडिक्ट करता है कि इंसू प्लान कर रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ का एडवांटेज उठाते हुए स्लोली पार्क को डिस्ट्रॉय करे और अंत में एक क्रिटिकल हिट से फिनिश करे। प्रोटैगनिस्ट अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इंसू उसे शट डाउन करता है और एक रियल मैन की तरह फाइट बैक करने का ऑर्डर देता है। इंसू अटैक करता है, लेकिन पार्क फाइनली उसे डॉज करता है और उसके लेग्स पकड़ लेता है। इंसू उसे डिल्यूजनल एक्ट करने के लिए स्टूपिड बुलाता है। पार्क अपनी बॉडी वेट इंसू पर थ्रो करने की कोशिश करता है ताकि वो पीछे गिरे, लेकिन वो सी थ्रू कर लेता है और मुस्कुराता है क्योंकि वो नॉर्मल बॉक्सर नहीं है। वो पार्क को नी मारता है और सबको बताता है कि वो एक स्ट्रीट फाइटर है। वो पार्क को पकड़कर कुछ बॉक्सेस की तरफ थ्रो करता है। गूंज एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जीत हो गई, लेकिन इंसू उठकर अपना स्टैंस लेता है। वो जो उसने किया उसे राउंड वन बुलाता है और डाउट करता है कि पार्क इतनी आसानी से डाउन होगा। वो कॉन्फिडेंट है कि उसने जो डैमेज किया है वो पार्क के लिए देखना और बैलेंस बनाना मुश्किल कर देगा। इंसू इसे अपनी विक्ट्री बुलाता है और एक क्रिटिकल ब्लो के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पार्क उसे डॉज करता है जिससे जूनू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो फाइनली अडैप्ट करता है और इंसू को एक पावरफुल पंच मारता है। इंसू ये देखकर हैरान होता है कि पार्क उसे सी थ्रू कर पाया। वो फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क एक और पंच से उसके चेहरे को डिस्ट्रॉय करता है और उसे रेक करना जारी रखता है। जुनू को इंसू की स्केरी स्पीड के बारे में पता है, लेकिन वो पार्क को लिटरल बीस्ट बुलाता है और डाउट करता है कि कोई उसे फाइट में सिर्फ स्पीड से ओवरपावर कर सकता है। चॉय को अभी भी नहीं समझ आता कि पार्क ने बिना डॉज करने की कोशिश किए पंचेस क्यों खाए। जुनो एक्सप्लेन करता है कि पार्क अपने ओपोनेंट को अपने बॉडी से रीड करने की कोशिश कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट इंसू के फाइटिंग स्टाइल के बारे में सब कुछ जान पाया। इंसू बेयरली पार्क की किक डॉज करता है और फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि पार्क उसकी हर मूव सी थ्रू कर लेता है। इंसू का चेहरा पार्क से रेक होता है और वो सोचता है कि उसने टियरलेसली ट्रेनिंग क्यों की, सिर्फ पार्क के लिए एक ओपन बुक की तरह रीड होने के लिए। वो रियलाइज करता है कि प्रोटैगनिस्ट एक रियल जीनियस है। वो फिर भी नहीं हारता और पार्क का अटैक डॉज करके उसे क्रश करने के लिए आगे बढ़ता है। इंसू और डैमेज करने के लिए फास्ट पंचेस फेंकता रहता है। वो फास्टर होने लगता है और पार्क को चैलेंज करता है कि उसके साथ रहे। जुनू मुस्कुराना शुरू करता है और इसे चेकमेट बुलाता है जब वो पार्क को इंसू को रैक करते देखता है। प्रोटैगनिस्ट उसे स्लो बुलाता है और उसे एक अपरकट से डिस्ट्रॉय करता है। विलन को अचानक याद आता है कि उसके ब्रदर ने उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहा जिन्हें वो प्यार करता था, चाहे उसके लिए अपनी प्राइड थ्रो अवे करनी पड़े। उसका मानना था कि सबसे मिजरेबल आदमी वो होगा जो अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाए। पार्क इनू की वूपिंग जारी रखता है, लेकिन वो नहीं हारता और अचानक उसे याद आता है कि उसका ब्रदर पार्क के सामने ग्रोवेल्ड था। उसने इसे बुलशिट बुलाया था और अपने गटलेस ब्रदर को घुटनों पर आने के लिए मॉक किया था। इंसू इंचॉम के नाम पर खुद आगे बढ़ा था, लेकिन रेक हो गया। प्रेजेंट में इंसू डिटरमाइंडली खड़ा रहता है। उसके मैन कंसर्न हो जाते हैं और एक उनसे पूछता है कि बंजोंग कुछ क्यों नहीं कर रहा। इंसू अपना कॉन्शियसनेस खोने लगता है। वो फाइनली समझता है कि उसका ब्रदर क्यों झुका था। वो एक्सेप्ट करता है कि कोई भी आदमी पार्क जैसे बीस्ट के खिलाफ नहीं लड़ सकता। वो टेरिफाइड फील करता है और भागना चाहता है, लेकिन जानता है कि उसके कंधों पर पूरी गैंग की जिम्मेदारी है। बंजोंग और बाकी गूंस पार्क को किल करने के लिए चार्ज करते हैं। गोरिल्ला सबको पार्क को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है और एश्योर करता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, लेकिन इंसू उन पर चिल्लाता है कि रुको। वो घुटनों पर गिर जाता है और अनाउंस करता है कि पार्क जीत गया। इंसू ने ह्यूमिलिएटेड फील किया था जब जैसे वो अपना बॉस बुलाता था, वो घुटनों पर आ गया और ग्रोवेल्ड। लेकिन अब वो फाइनली समझता है कि उसके ब्रदर के लिए बिना किसी के साथ के घुटनों पर आना कितना भारी था। वो जानता है कि उसके ब्रदर पर बोझ पार्क नहीं बल्कि उसके अपने मेन थे। बांजाम फ्रस्ट्रेटेड होता है और अपने नेता को उठने का ऑर्डर देता है। वो सब उसे शेमिंग करते हैं और पुअर गाय को खड़े होने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन इंसू डिफीट एक्सेप्ट करता है। जुनू आगे आता है और गूंज से उनके स्टूपिड ब्रेन्स यूज करने को कहता है। वो उन्हें बताता है कि इंसू ये उनकी पैथेटिक एसेस प्रोटेक्ट करने लिए कर रहा है। वो पूछता है कि क्या वो इतने नीचे हैं कि अगर वो पार्क पर गैंग अप करें तो उसे विक्ट्री बुलाएंगे। वो उन्हें फूल्स की एक बंच बुलाता है और बताता है कि रियल मैन तब सक्सीड होते हैं जब वो जो प्यार करते हैं उसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं। गूंज खुद पर शर्मिंदा फील करते हैं। जुनू इंसू से ऊपर देखने को कहता है। वो अपनी मुट्ठी पर थूकता है और इंसू को उसे किडनैप करने के लिए हिट करता है। जुनू अच्छा फील करता है और सोचता है कि वो डिजर्व करता है ग्रैटिट्यूड के लिए कि उसने उन्हें डायरेक्टली जेल नहीं भेजा। वो इसे इवन बुलाता है और उनकी गैंग के उस डेट का जिक्र करता है जो नेक्सस को देनी है। वो जानता है कि गूंस को भी वो ह्यूज सम देनी है जो उनके पुराने नेता ने उस शिटी गैंग से अपने गूंस के फैमिलीज के लिए ली थी। जुनू उन्हें शॉक करता है ये कहकर कि उसने सब कुछ पे ऑफ कर दिया। वो नहीं समझते कि उसका क्या मतलब है, जैसे वो उस जगह से निकलता है। इंसू पूछता है कि वो ऐसी काइंडनेस क्यों दिखा रहा है। जिन्हों एक सेल्फिश रीजन शेयर करता है,
लेकिन रिमाइंड करता है कि यह फ्री नहीं है। वो उनसे कहता है कि अपने फ़ोन्स चेक करें एक मैसेज के लिए, और शेयर करता है कि उसने उनकी पूरी ट्यूशन पे कर दी। इसलिए वो उम्मीद करता है कि वो जितनी हार्ड स्टडी करें उतनी करें और समडे इसे वापस पे करने के लिए हार्ड काम करें। वो अवेयर है कि वो उस डेट को पे करने की कोशिश कर रहे थे, ऑनेस्ट जॉब से कमाए पैसों से। जुनू जानता है कि वो अपनी पूरी पार लगा रहे थे। वो रिवील करता है कि वो ये सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इंसू में जो ग्रिट है, सारी हार्डशिप्स के बावजूद। चॉय उसे इतना नाइस होने के लिए मॉक करती है। वो एम्बेरस्ड होता है और उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है। इंसू झुकता है और अपनी ग्रैटिट्यूड शो करता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो समडे हर एक पेनी वापस करेगा। जूनू उसे क्रैप बंद करने का ऑर्डर देता है और निकलना शुरू करता है। इंसू अपने मेन से माफी मांगता है और फिर से झुककर उन्हें बो डाउन करता है क्योंकि उसने उनका ऑनर एक बार फिर खराब किया। वो डिटर्मिनली अनाउंस करता है कि ऐसी ह्यूमिलिएशन अब नहीं होगी और आज से उनका नेक्सस से कोई लेना देना नहीं है। वो पूछता है कि क्या वो एक बेटर फ्यूचर के लिए उसके साथ हैं। गैंग जोर से कहती है कि वो है। अगले दिन जुनू अपनी टीम की तारीफ करता है कि वो इंसान को डील करने में एबल रहे। पार्क हैरान होता है कि चॉय को क्या हो गया है। उसे जुनू से 4 करोड़ रिसीव होते हैं और वो हंसने लगती है क्योंकि अमेजिंग फील होता है। वो गर्ल उम्मीद करती है कि वो हर दिन किडनैप होता रहे। जिन्हों इंसल्टेड फील करता है, लेकिन वो माफी मांगती है और शेयर करती है कि वो अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर सकती। चॉय नोटिस करती है कि प्रोटैगनिस्ट के बड़े शोल्डर्स हैं। उसे लगता है कि वो एक बेटर आउटफिट में अमेजिंग लगेगा और पूछती है कि क्या वो इस वीकेंड फ्री है, एक चीकी स्माइल के साथ। चॉय पार्क को मॉल में उसके साथ शॉपिंग पर चलने की रिक्वेस्ट करती है। चॉय हंसती है जब वो प्रोटैगनिस्ट को एक स्टूपिड आउटफिट पहनने पर फोर्स करती है। उसके एंग्री एक्सप्रेशंस देखकर वो डिसाइड करती है कि उसे कुछ और ट्राई करना चाहिए। चॉय उसे एक बीट अप रॉक स्टार की तरह ड्रेस करवाती है। वो एक पिक्चर लेती है, लेकिन उसके टेरिफाइंग एक्सप्रेशंस नोटिस करके पीछे हट जाती है। जूनू उसे अपना एक्ट टुगेदर करने की एडवाइस देता है। चॉय गूफिंग अराउंड बंद करने का डिसाइड करती है, इसलिए वो प्रोटैगनिस्ट को कुछ कैजुअल पहनने को कहती है। वो चेंज करके आता है और अमेजिंग लगता है। चॉय ब्लश करने लगती है लेकिन छुपाती है और कुछ और पिक करने लगती है। कुछ मैन चॉय को नोटिस करते हैं और याद करते हैं कि वो इंस्टा बेब है जिसे उन्होंने पहले देखा था। ब्लॉन्डी उसके पास जाने का डिसाइड करता है और उसके दोस्त सोचते हैं कि उसका कोई चांस नहीं, लेकिन वो पॉइंट आउट करता है कि वो ऐसे गूंस के साथ हैंग कर रही है, इसलिए उसके शायद लो स्टैंडर्ड्स हैं। वो उसे एक रियल मैन का टेस्ट देना चाहता है। वो इन्फ्लुएंसर्स को ओवररेटेड फैंटेसी टॉयज बुलाता है। उसका दोस्त उसे ग्लेज करने लगता है, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली चॉय के पास जाता है और उस पर हिट करने की कोशिश करता है। वो उसे डेट पर इनवाइट करता है, लेकिन वो पूछती है कि वो है कौन। वो स्टूपिड ब्लॉन्डी हिंट नहीं लेता, इसलिए वो चॉय को कन्विंस करने की कोशिश करता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। चॉय पेशेंस खो देती है, उसे स्लैप मारती है और पीछे रहने का ऑर्डर देती है। वो उसे बताती है कि उसने उसकी चैटर पहले ही सुन ली थी। वो उस आदमी को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करती है, लेकिन वो रिजेक्शन अच्छे से नहीं लेता और चॉय को सबक सिखाने के लिए उसे पंच करने की कोशिश करता है। प्रोटैगनिस्ट इंटरवीन करता है और उसकी क्रैप पीटता है। ब्लॉन्डी का दोस्त अपीयर होता है, लेकिन पार्क उस पर भी कोई मर्सी नहीं दिखाता और उसे भी डिस्ट्रॉय करता है। वो आदमी मर्सी के लिए विनती करने लगता है। रोते हुए पार्क को छोड़ने की कोशिश करता है। चॉय उसे और इनकरेज करती है और शो एंजॉय करती है। एक वर्कर अपीयर होता है और थ्रेटन्स करता है कि अगर वो नहीं रुके तो पुलिस बुला देगा। चॉय कंफर्म करती है कि वो रुक जाएंगे, लेकिन वो लेडी मेंशन करती है कि उन्हें डैमेज का भी पे करना होगा। पार्क और चॉय दोनों जनों की तरफ पैसों के लिए देखने लगते हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड होता है लेकिन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक कैसीनो में ट्यू जानता है कि इंसान की एस वूपिंग हो गई। वो शेयर करता है कि उसे उन फूल से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं था। वो जूनू की कॉकी एटीट्यूड की तारीफ करता है जब उसे पता चलता है कि उस आदमी ने इनान के डेट्स कवर किए। ट्यू एक फ्रस्ट्रेटेड दिखती लेडी के खिलाफ गैम्बल करता है। वो अपने नेता को पार्क की परवाह ना करने की एश्योरेंस देता है क्योंकि वो फाइट शुरू करने को रेडी है। ट्यू कॉल काटता है और गेम पर फोकस करता है। वो विकेडली मुस्कुराता है और उस वुमेन को अपना कार्ड चेक करने का ऑर्डर देता है। वो एंशियसली फ्लिप करती है और रियलाइज करती है कि वो फिर हार गई। ट्यू उसे इन्फॉर्म करता है कि इस राउंड में हारने के बाद उसकी 120 मिलियन की डेट लिमिट पहुंच गई है। वो इसे गुड गेम बुलाता है और अपने स्टाफ को उसे उसकी न्यू लाइफ के लिए ले जाने का ऑर्डर देता है। वो उन्हें रोकने की भीख मांगती है और थोड़े रोने के बाद वो वुमन कुछ करने के लिए अग्री करती है। जुनू रुकता है और सुनता है, उसे कंफर्म करते हुए कि वो उसके ऑर्डर्स फॉलो करने को तैयार है। वो मैलिशियसली ग्रिनिंग शुरू करता है और पूछता है कि क्या वो रियली एक क्लोज फ्रेंड के साथ ये करने को श्योर है। उस वुमन के पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो एग्री करती है। वो उसे चॉय की पिक्चर्स देता है और उम्मीद करता है कि वो अपनी बात पर वापस नहीं जाएगी। हॉस्पिटल में नर्स डोंगन को लेग प्रेसेस परफॉर्म करते देखती है। वो उसे जल्दी से उतरने के लिए फोर्स करती है क्योंकि वो अभी फुल्ली रिकवर नहीं हुआ। जूनो उसे ग्रीट करता है और पूछता है कि उसकी रिकवरी ठीक से प्रोग्रेस हो रही है या नहीं।
डोंगन अपनी ग्रैटिट्यूड शो करता है और प्रॉमिस करता है कि वो हर एक पेनी वापस करेगा, लेकिन जूनू उसे एश्योर करता है कि चिंता ना करे, और यहाँ तक कि डोंगन को खुद चूज करने देता है। वो थैंकफुल है लेकिन साफ करता है कि वो डेफिनेटली नेक्सस के खिलाफ जीतेगा। वो ये सिर्फ अपने लिए कर रहा है। जूनू विकेटली मुस्कुराता है और उम्मीद करता है कि वो जल्दी बेटर हो जाए। ह्यूज बिल्डिंग में जूनू पार्क को उनकी इंटरेक्शन के बारे में इन्फॉर्म करता है। प्रोटैगनिस्ट खुश फील करता है। जूनू बिजनेस पर वापस आता है और मानता है कि चीजें एग्जैक्टली वैसे ही जा रही हैं जैसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। वो एक्सपेक्ट करता है कि उनका नेक्स्ट एनिमी वो आदमी होगा जिसने इनाम को पैसे लोन दिए थे, ताइसू और उसका जोंगी चैप्टर। जूनू को डाउट है कि पार्क उस आदमी के बारे में जानता है, इसलिए वो रिवील करता है कि ताइसू गैंग का फाइनेंशियल फाउंडेशन है, एक ग्रीडी स्कम्बैग जो लोन शार्किंग से पैसे कमाता है। जुनू पहले उसके चैप्टर को डिस्ट्रॉय करने को प्रायोरिटाइज करना चाहता है। जुनू पार्क से किसी से मिलवाना चाहता है, इसलिए वो दोनों एक रैंडम वेयरहाउस पर पहुंचते हैं। जुनू को ऑपरेशन के लिए ग्रैटिट्यूड शो करता है और एक एंशियस वियर्डो से बात करना शुरू करता है। वो उम्मीद करता है कि वो उसे इसके बाद प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ कन्विंसिंग के बाद वो रिवील करता है कि ट्यू एक लिटरल सेटन है। वो अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू करता है और बताता है कि उसे डेली बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। उसके दोस्तों को लगता था कि वो एक ग्रेट इन्फ्लुएंसर बन सकता है और वो उनकी बातें पसंद करता था, क्योंकि वो खुद भी यही बनना चाहता था। लेकिन चाहे जितना हार्ड ट्राई करता, रियलिटी ये थी कि वो फेमस नहीं हो पाया। जब तक एक दिन उसे थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स वाले सेलेब्स की एक पार्टी में इनवाइट नहीं मिला। उसे लगा ये भगवान का भेजा हुआ मौका है, इसलिए वो उनकी पार्टीज में जाने लगा। उन सेलेब्स ने उसे सपोर्ट किया और कुछ दिनों में उसकी फॉलोइंग फाइनली बढ़ी। उसे अमेजिंग फील होने लगा। लेकिन ये टेम्पररी था, क्योंकि उसके न्यू सेलिब्रिटी फ्रेंड्स ने अपने असली चेहरे दिखाने शुरू कर दिए। उसे उनके साथ कैसीनो में घसीटा गया और उसकी वार्निंग्स के बावजूद वो गैम्बलिंग करते रहे। जल्द ही उसे गैंग से भी किकआउट कर दिया गया। उसके फॉलोअर्स ड्रॉप होने ज़्यादा वक्त नहीं लगा, और चाहे जो भी ट्राई करे, वो उन्हें रीगेन नहीं कर सका। वो डेस्परेट हो गया और अपने फॉलोअर्स रिकवर करने के लिए अपने सेलिब्रिटी गैंग के पास वापस जाने की कोशिश करने लगा। उसने भी गैम्बलिंग शुरू की और इंस्टेंटली एडिक्टेड हो गया। सब कुछ खो दिया। वो जानता था कि अगर उसने इसे वापस नहीं कमाया तो वो डन फॉर है। तभी उसकी ट्यू चॉय से मुलाकात हुई। उस आदमी ने उसे एक ह्यूज लोन दिया और उसने बिना सोचे ले लिया, क्योंकि वो कंप्लीट इडियट था। अब वो उसे पे बैक करने की कोशिश में फंसा है। जो बात उसे एंग्री करती है वो ये है कि टाओ ही वो पर्सन है जिसने उसे ऐसी शिटी एडिक्शन में फोर्स किया। वो अवेयर है कि ये उसकी फॉल्ट है, यही वजह है कि वो पागल हो रहा है। वो अपने पास्ट एक्शंस पर रिग्रेट करता है। जुनू सीरियस फेस के साथ उठता है और उस आदमी को अश्योर करता है कि यह उसकी फॉल्ट नहीं है। उसे उन स्कम्बैग्स ने उसके ड्रीम्स की वजह से यूज़ किया। जुनू प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही ट्यू को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। अगले दिन वो ग्रीन हेड वियर्डो कैसीनो में बाज करता है और मैन को चिप्स लाने का ऑर्डर देता है। उसे याद आता है कि जूनू ने उसे पार्क के साथ एक नेक्सस कैसीनो में एंटर करके थोड़ा खेलने का ऑर्डर दिया था। वो आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है सोचकर कि उसे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, लेकिन जूनू ने एग्जैक्टली वही सोचा था। वो डिटर्मिनेडली अनाउंस करता है कि वो नेक्सस के अंदर सारे गैम्बलिंग पार्लर्स को टेक डाउन करेगा, जिससे वो ग्रीन हेड वियर्डो शॉक्ड हो जाता है। कैसीनो वर्कर्स पूछते हैं कि उसके पास ऑफर करने के लिए क्या है। उसे याद आता है कि जूनू ने उसकी सेफ्टी गारंटी की है, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली स्टैक से भरा बैग दिखाता है। जूनू ने उसे उसके पैसे गैम्बल करने की परमिशन दी, और वो जो जीते उसे रख भी सकता है। वो वियर्डो कैसीनो एम्प्लॉयज़ को चिप्स लाने का ऑर्डर देता है। वो उसे स्टूपिड सोचते हैं, लेकिन टेबल की तरफ गाइड करते हैं। उस दिन पहले वो नहीं समझता था कि ये प्लान कैसे काम करने वाला है, इसलिए जूनू ने एक्सप्लेन किया कि वो सब कुछ जीत कर उन्हें बैंकरप्ट कर देगा। जूनू कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसे हर गैम्बल जीतने का एक तरीका पता था। यूजुअली डीलर्स कुछ बार हारते हैं, लेकिन जूनू ने नेक्सस के अंदर उस कैसीनो के बारे में जो सीखा, उससे उसे लगा कि वो इस तरह बनाई गई थी कि डीलर की विक्ट्री गारंटी हो हर सिंगल बार, जिसका मतलब है कि वो किसी तरह चीटिंग कर रहे हैं। वो ग्रीन हेड वियर्डो ये पहले से जानता था, लेकिन उसने सोचा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे जीता जाए। जूनू ने एक ऐसा प्लान शेयर किया जो उनकी चीटिंग को उनके एडवांटेज में यूज कर सकता था। कसीनो में वो आदमी ऑल इन जाता है जिससे डीलर अमेज्ड हो जाता है। वो अलोंग चलने का डिसाइड करता है और चीटिंग करने की कोशिश करता है। पार्क जोर से चिल्लाता है कि उसे रेड हैंडेड पकड़ा और विंडो तोड़कर अंदर आता है। डीलर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उस पर जंप करता है और एक ही ब्लो से उसके चेहरे को डिस्ट्रॉय करता है। वियर्डो सोचता है कि वो जीत गया, क्योंकि वो चीटिंग कर रहे थे, इसलिए पैसे उसके हैं। लेकिन जूनू पहले से जानता था कि कसीनो बिना फाइट के पैसे नहीं देगा। कुछ मैन पूरे मेस को हैंडल करने के लिए अपीयर होते हैं। वो उस ग्रीन हेड आदमी को थ्रेटन करते हैं, लेकिन पार्क उन्हें फिनिश करने के लिए वहां है। वो उस पर चार्ज करते हैं, लेकिन वो इजीली सबको ओवरपावर करता है और उन्हें हमेशा के लिए हम्बल करता है। वियर्डो अपनी सेकंड गेम शुरू करता है और पार्क क्लोजली वॉच करता है कि डीलर चीटिंग पकड़ सके।
वो एक और डीलर को बीट करता है जब उसे चीटिंग करते स्पॉट करता है। जुनू सोचता है कि वो इस बार वायलेंस यूज कर रहे हैं, लेकिन मानता है कि यह अनफेयर नहीं है क्योंकि वो किसी को स्कैम नहीं करने की कोशिश कर रहा। ट्यू के चैप्टर के हेडक्वार्टर्स में एक आदमी उसे सब कुछ फिल इन करता है जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो एडमिट करता है कि जूनो इम्प्रेसिव गेम खेल रहा है जबकि वो चॉय के सामने बैठा है। वो अपनी दोस्त से डिसअपॉइंटेड है, भले ही वो दूसरी गर्ल माफी मांगने की कोशिश करती है। ट्यू अपनी रूडनेस के लिए भी सॉरी बोलता है और उम्मीद करती है कि वो उसे सुने क्योंकि उसके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो बेनिफिशियल हो सकता है। चॉय क्यूरियस होती है, इसलिए वो आदमी बोलता रहता है और जूनू के प्लान्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। वो एश्योर करता है कि वो उसे 3 गुना पे करने को तैयार है जो जूनू उसे दे रहा है। वो गर्ल इंस्टेंटली एग्री करती है और डील सील कर देती है, जिससे वो आदमी शॉक्ड हो जाता है। वो उसे अकाउंट नंबर भेजती है, लेकिन वो आदमी कॉशियस रहता है और उसे बताता है कि अगर वो झूठ बोली तो वो कोई मर्सी नहीं दिखाएगा। वो हंसती है और खुद को हॉरिबल लायर बुलाती है। चॉय पेमेंट रिसीव करती है तो वो एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि वो क्या छुपा रहे हैं। चॉय एक काउंटडाउन शुरू करती है जिससे टेसु कंफ्यूज होता है। वो अनाउंस करती है कि उसके हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय करने का प्लान शुरू हो गया, जिससे वो हैरान हो जाता है। दरवाज़ा टूटता है और पार्क एक बीस्ट की तरह अंदर आता है। वो ग्रीन हेड वियर्डो उसके पीछे अपने स्वीट रिवेंज के लिए एंटर करता है। मैन पार्क को बीट करने के लिए रश करते हैं, लेकिन वो इंस्टेंटली उन्हें बिना किसी एफर्ट के बीट करता है। ट्यू बेबस फील करने लगता है और रियलाइज करता है कि उसका कोई भी प्लान उसे ऐसे बीस्ट के खिलाफ जीतने में हेल्प नहीं कर सकता। ट्यू के टॉप मैन उससे पूछते हैं कि क्या किलिंग अलाउड है। वो उन्हें परमिशन देता है, इसलिए वो मुस्कुराते हैं और एक सीरियस फाइट के लिए अपने कपड़े उतारते हैं। ट्यू एक्सेप्ट करता है कि वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो जितनी तेज हो सके भागना शुरू करता है। वो जानता है कि उसने जो मैन हायर किए हैं वो रियल स्ट्रेंथ के बिना स्केयरक्रोज हैं। दोनों मैन पार्क से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तेसु खुद को काम करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि उसके पास पावर नहीं है, लेकिन वो हमेशा किसी तरह मनी और इन्फ्लुएंस से मैनेज कर पाया है। वो मानता है कि वो पार्क को डिफीट करने में केपेबल है। प्रोटैगनिस्ट पूरे हेडक्वार्टर्स को क्लीन करता है। चॉय डिसअपॉइंटिंगली उसे इन्फॉर्म करती है कि वो सकर भाग गया। अगले दिन जूनू उस रैट के बारे में जानता है जो भाग गया। वो पार्क की तारीफ करता है और उसे रेडी रहने का ऑर्डर देता है। जूनो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि वो अवेयर है कि ये रेडी नहीं होगा। वो एक्सपेक्ट करता है कि त्यू एक लाउजी प्लान के साथ रिवेंज लेगा। कहीं एक स्केची बिल्डिंग में त्यू का गून जानता है कि वो किसी तरह एस्केप कर गया। वो इसे वाइज चॉइस बुलाता है क्योंकि ऐसे बीस्ट से लड़ना स्टूपिड है। उसका गून कुछ ऑर्डर करता है और अपने नेता को अश्योर करता है कि उसे वरी करने की जरूरत नहीं। त्यू उसे पोस्ट करने का ऑर्डर देता है, इसलिए वो पार्क के हेड पर 2 बिलियन का बाउंटी अपलोड करता है। त्यू की रियल इन्फ्लुएंस और पावर एक्चुअली ऑनलाइन गैम्बलिंग से आती है। उसके पास 87,000 यूजर्स की फॉलोइंग है। कोरिया भर में मेन बाउंटी नोटिस करते हैं, लेकिन कुछ जानते हैं कि यह डेंजरस जॉब हो सकती है अगर बाउंटी इतनी ह्यूज है। क्यू जानता था कि लोग इसलिए बैक डाउन कर सकते हैं, इसलिए उसने एक स्पेशल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो स्मॉल एफर्ट्स के लिए भी पीपल को रिवॉर्ड करता है। स्टूडेंट स्कूल छोड़ने लगते हैं और पार्क के पीछे बाउंटी के लिए जाने लगते हैं। बहुत से लोग पार्क को किल करने का एम करने लगते हैं। क्यू का अमेजिंग प्लान रोलिंग होने लगता है। जैसे पार्क घर जा रहा होता है, एक गर्ल उसे कॉल करती है, लेकिन माफी मांगते हुए एक्सक्यूज बनाती है। पार्क इस बारे में नहीं सोचता, लेकिन वो चीकी गर्ल एक नाइफ निकालती है और पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है। पार्क इजीली उसे सी थ्रू करता है। वो ऑब्जर्व करता है कि वो नेक्सस का हिस्सा नहीं है। वो गर्ल हैरान होती है और मनी का जिक्र करती है। एक और उस पर बैट से अटैक करता है, लेकिन पार्क इजीली उस आदमी को रोकता है और उसके सिर को बैट से स्मैश करता है। वो गर्ल को ऑर्डर देता है कि सब कुछ उगले, इसलिए वो टेरिफाइड होकर रिवील करती है कि उस साइट पर एक इवेंट हो रहा है। पार्क से ट्यू चॉय के बारे में जानता है कि वो इस सब के पीछे है। वो एनरेज्ड होता है, लेकिन नोटिस करता है कि उसकी तरफ और ऑर्डिनरी लोग आ रहे हैं। ट्यू का मिनियम रिपोर्ट्स मिलना शुरू करता है। वो जानता है कि लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वो टाओ के इंसेंटिव सिस्टम के बारे में हेजिटेंट था, लेकिन अब वो एडमिट करता है कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। ट्यू जानता है कि उसका सिस्टम उसे ब्रोक कर सकता है, लेकिन वो ऑलरेडी एक फेवरेबल आउटकम एक्सपेक्ट कर रहा है। वो रिवील करता है कि उसने गैम्बलिंग मार्केट इसलिए चूज की क्योंकि ये ग्रीडी मैन को डिस्ट्रॉय करती है। अगर किसी रिच आदमी को सेम पैसे ऑफर किए जाएं तो वो टाइसो को लुक डाउन करेगा, लेकिन जिनकी जिंदगियां गैम्बलिंग की वजह से बर्बाद हुई हैं वो एक सेकंड नहीं हिचकिचाएंगे। ऐसे लोग पैसों के लिए अपनी सैनिटी खोने को तैयार हैं। पार्क बाउंटी हंटर्स की वेव को पुश बैक करता है। वो एक किड नोटिस करता है और डॉज करने के लिए पीछे हटता है। एक कार स्ट्रीट में बाज करती है और फंस जाती है, लेकिन किलर्स पार्क पर अटैक करने का रास्ता निकाल देते हैं। पार्क उन्हें डील करता है और जूनू का कॉल आता है जो मेक श्योर करता है कि पार्क ठीक है। उसे इसके बारे में पता चल गया, इसलिए वो पार्क के लिए मैन भेज रहा है। लेकिन हमारा स्टबर्न प्रोटैगनिस्ट उसकी ऑफर डिक्लाइन करता है और उसे ऑर्डर देता है कि किसी तरह त्यू की लोकेशन रिवील करे। वो बाकी हैंडल कर सकता है। जूनू सोचता है कि वो क्रेजी है, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी टीम को एंटर करने का ऑर्डर देता है।
पार्क अपने किलर्स को एक के बाद एक डील करता है। एक आदमी उसे अपनी बेटी के हॉस्पिटल बिल्स के लिए किल करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क बिना हेजिटेशन किए उसका सिर स्मैश करता है और कुछ ऐसा ग्रैब करने के लिए जंप करता है जिस पर हैंग कर सके। वो जल्दी से वहां से निकलता है। सबकी जंपिंग के बावजूद प्रोटैगनिस्ट खुद को बचाता है एक रैंडम स्टोर में एंटर करके, लेकिन वो शॉक्ड हो जाता है जब अंदर मेन की एक ह्यूज आर्मी इंतजार में मिलती है। उसे रियलाइज होता है कि उन्होंने उसे ल्योर किया, जिसका मतलब है कि वो नेक्सस से हैं। पार्क खुश होता है कि उसे अब होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं। पार्क उन सबको बीट करना शुरू करता है। चाहे कितने भी आगे आएं, वो प्रोटैगनिस्ट अनस्टॉपेबल रहता है। वो एक आदमी को डिस्ट्रॉय करता है जिससे बाकी गूंस शॉक्ड होते हैं। पार्क अपना गार्ड रखता है और जूनू का कॉल आता है जो उस कमबैक की लोकेशन रिवील करता है। वो डिसाइड करता है कि क्विकली उस जगह को क्लीन करे ताकि क्यू को चेस कर सके, लेकिन उसके आसपास के मेन टेरिफाइड होते हैं और बैक डाउन करते हैं। क्यू सब कुछ एक कैमरा के जरिए देखता है। वो मुस्कुराना शुरू करता है क्योंकि वो अज्यूम करता है कि उसने पार्क को कॉर्नर कर लिया, क्योंकि हमारे बॉय ने सिर्फ उसके गूंस का एक फ्रैक्शन वाइप आउट किया है। एक और गैंग पार्क का सामना करने के लिए शॉप होती है। क्यू का लैकी सजेस्ट करता है कि वो जूनू को भी डील कर लें। क्यू उसके इविल माइंड की तारीफ करता है और इंस्टेंटली उसे प्रमोट करता है। वो गून जूनू की कैमरा को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो एक्शन लेता है जूनू उसकी सारी स्क्रीन्स पर अपीयर होने लगता है। क्यू अज्यूम करता है कि यह उसके गून के प्लान का हिस्सा है, लेकिन वो पैथेटिक स्कमबैग उसे बताता है कि वो टोटली कुक्ड है। क्यू कंफ्यूज्ड होता है, इसलिए जूनू क्लैरिफाई करता है कि यह एक ट्रैप था। वो मेनेसिंगली हंसता है, जिससे नेता टेरिफाइड हो जाता है। उसका गून बेस्ट कोशिश करता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट बंद नहीं होता, क्योंकि जूनू और उसके मैन पहले ही उसकी क्रैपी सिक्योरिटी हैक कर चुके हैं। जूनू उनके प्लान को कंप्लीट फेलियर बुलाता है और शेयर करता है कि वो बस उन्हें एक लेसन दे रहा है। वो पार्क पर बाउंड्री चेंज करता है और ट्यू को टारगेट बना देता है। वो टेरिफाइड हो जाता है, लेकिन जुनू नहीं रुकता और ईविल स्माइल के साथ उसे एंजॉय करने को कहता है। नेक्सस गूंस नोटिफिकेशन मिलती है। वो रियलाइज करते हैं कि वो हार गए हैं, इसलिए पूरा गैंग क्विकली रिट्रीट करता है। ताइसु बेबस हो जाता है और जैसे ही वो अचानक दरवाजे पर नॉक सुनता है, वो अपने क्रैपी लाकी को ऑर्डर देता है कि सेफ से पैसे निकाले, क्योंकि वो दोनों थोड़ी देर के लिए अंडरग्राउंड जाने वाले हैं। मैन ट्यू का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो कूल हेड रखता है और पैसों से ज़्यादा अपनी जान को प्रायोरिटी देता है। वो कॉन्फिडेंट है कि बाद में एक नई गैम्बलिंग वेबसाइट बनाना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए वो जी गया तो अपनी वेल्थ मेंटेन कर सकता है। अचानक ट्यू देखता है कि उसका गून कंप्लीटली रैक हो गया। वो ट्यू पर गिरता है और उसे रोकता है। नेता टेरिफाइड हो जाता है जब उसे नोटिस होता है कि पार्क ने उसे कैच अप किया। प्रोटैगनिस्ट स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है। वो पैथेटिक आदमी रियलाइज करता है कि उसका पूरा बदन फियर से कांप रहा है। ट्यूब ब्लफिंग करने की कोशिश करता है और अपने क्रैपी एक्सक्यूजेस से प्रोटैगनिस्ट को पीछे रहने की वार्निंग देता है, लेकिन पार्क उसके चेहरे पर एक किक मारता है। वो ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देता और ताइसु को सबक सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रैट डॉज करता है और भागता है। पार्क उसे इजीली नहीं जाने देता। यू उसे फिर वार्न करता है। वो पार्क को याद दिलाता है कि पिछली बार क्या हुआ था और पैथेटिकली कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उसके चेहरे को स्मैश करता रहता है। वो मनी यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क जरा भी होल्ड बैक नहीं करता। ट्यूब बिलियंस ऑफर करता है, लेकिन पार्क उसके चेहरे को स्टॉम्प करता है और उसे रेक करता है। वो पैथेटिक स्कमबैग रेंगते हुए पार्क के साथ रीजन करने की कोशिश करता है। वो जो पैसे हैं वो सब पार्क पर फेंक देता है, लेकिन रियलाइज करता है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि पार्क एक एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर एनरेज्ड होता है, लेकिन फाइनली रुकता है जब वो उस आदमी को पैथेटिकली अपनी जान की भीख मांगते देखता है। पार्क चाहता है कि वो उस कमबैक को सबक सिखाए, लेकिन वो गैम्बलिंग एडिक्ट्स को यहाँ से हैंडल करने के लिए पीछे हट जाता है। मेन की एक ह्यूज वेव 2 बिलियन की उम्मीद में ट्यू की तरफ चार्ज करती है। उसकी बातों के बावजूद वो उसका सिर स्मैश करते हैं ताकि वो चुप रहे और उसकी जान लेने की कोशिश करने लगते हैं। ट्यू दर्द में चीखता है, जैसे गैम्बलिंग स्लेव्स उसकी क्रैप रेक करते हैं। बाउंटी एक्सपायर होती है और जूनू का लॉयर उसे इन्फॉर्म करता है कि ताइसू के पास वार्ड में बस कुछ हफ्ते हैं उसकी ज़िंदगी खत्म होने से पहले। लॉयर उसे अश्योर करता है कि वो सब कुछ हैंडल करेगा। जूनू उसके अमेजिंग काम की तारीफ करता है और उठता है जब सोचता है कि क्या ये काफ़ी है कि चांसो किम अपना दिमाग खो दे। हॉस्पिटल में चांसो किम एक फेक ग्रिन के साथ अपने लाकी की विजिट करता है। वो हैरान होता है कि ताइसू उसे इग्नोर क्यों करने की कोशिश कर रहा है। ताइसू फाइनली रिस्पॉन्ड करता है और अश्योर करता है कि वो ठीक है। वो टेरिफाइंग आदमी मनी का जिक्र करता है जो ताइसू को स्केयर करता है। चांसो उसका हाथ स्क्वीज करता है। वो दर्द में चीखता है, लेकिन चांसो उसे एश्योर करता है कि वरी ना करे, क्योंकि उसे लगता है कि ताइसू हार नहीं मानेगा। वो ताइसू को ऑर्डर करता है कि अपनी गलती ठीक करे।
नर्स डोंग यान को उसकी रिकवरी पर कॉन्ग्रेचुलेशंस देती है और उम्मीद करती है कि वो किसी से नहीं लड़ेगा। वो ग्रिन करता है और कहता है कि सोचेगा। जैसे वो हॉस्पिटल से निकलता है, वो कुछ नेक्सस लैकीज को एक क्राई बेबी को बुली करते देखता है। वो गाइस पैसे डिमांड करते हैं और पुअर स्टूडेंट के फ्रंट टीथ को कॉम्पनसेशन के रूप में उखाड़ने की कोशिश करते हैं। इसे छोड़ने की बजाय डोंगन उस इशू को सॉल्व करने के लिए आगे आता है। जैसे गूंज उस स्टूडेंट को बुली करते हैं, वो रेड हेड को वार्म अप करते देखते हैं। वो उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोंगन एक पावरफुल किक के साथ रिप्लाई करता है जो गून को दूर उड़ा देती है। बाकी स्कम्बैग्स अनाउंस करते हुए चार्ज करते हैं कि वो नेक्सस से हैं, लेकिन डोंगन ने उन दोनों को बिना किसी एफर्ट के रख किया। वो थोड़ा ऑफ फील करता है और जानता है कि फुल रिकवरी जल्दी नहीं होगी। वो अपनी वेट्स बढ़ाने के बारे में सोचता है और चला जाता है। वो गून उठता है और फाइनली रिकग्नाइज करता है कि वो डोंग यान से डील कर रहा था। वो हैरान होकर पूछता है कि क्या वो और पार्क दोनों अपने प्राइम में वापस आ गए हैं। डोंग यान और पार्क नेशन वाइड उनकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के लिए फेमस थे। लोग नेक्सस के खिलाफ उनकी कहानियों में बड़ी इंटरेस्ट लेते थे। अब जब नेक्सस के 2 चैप्टर्स उनकी वजह से हार गए, तो दोनों लेजेंड्स अचानक बहुत अटेंशन गेन कर रहे हैं। उनके वीडियोस एंटरटेनमेंट के लिए ऑनलाइन पोस्ट हो रहे हैं। कुछ टेरिफाइड हो जाते हैं, लेकिन कुछ इन वीडियोस देखकर ज्यादा होपफुल फील करते हैं। चांसू एक मार्शल आर्ट्स बिल्डिंग में एंटर करता है। वो सब कुछ इग्नोर करते हुए स्ट्रेट रूफटॉप की तरफ चलता है। एक आदमी उसे ग्रीट करता है और जानता है कि यह सिर्फ रूमर नहीं है। चांसू कंफर्म करता है कि हंजुन पार्क गेम में वॉस है। वो आदमी उठता है क्योंकि उसे अज्यूम होता है कि चांसू आया है, क्योंकि वो अकेले उस बीस्ट को डिफीट नहीं कर सकता। मॉन्ग बेक सीरियस हो जाता है और चांसू को सुनता है। नेक्सस नेता रिवील करता है कि उसे पार्क को डील करने के लिए इक्वली स्ट्रांग कोई चाहिए। मांग उसे पिछली बार के बारे में रिमाइंड करता है। चांसू कंफर्म करता है कि उसे याद है। 2 साल पहले मांग उस आदमी के हाथों एक जोक की तरह यूज हुआ था, और अब उसके पास कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी क्रैपी रिक्वेस्ट लेकर क्रॉलिंग वापस आए। चांसू एक क्रैपी एक्सक्यूज बनाता है और उस आदमी को एश्योर करता है कि वो रिवॉर्ड मिलेगा। चांसू उसे जो चाहे ऑफर करता है। मांग ये सुनकर अपना बाइसेप फ्लेक्स करता है, लेकिन अचानक सीरियस हो जाता है और पूछता है कि क्या चांसू उसके लिए अपना थ्रोन सैक्रिफाइस करने को तैयार है। दोनों एक सेकंड के लिए साइलेंट हो जाते हैं। चांसू टेरिफाइंग एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कि क्या मुनांग नेक्सस हैंडल कर सकता है। मसल हेड रियलाइज करता है कि उसके नेता में अभी भी वो स्केरी ऑरा है, सारी गेमिंग क्रैप के बावजूद। वो अपने वर्ड्स वापस लेता है, ये जानते हुए कि ये रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक ऑर्डर है, इसलिए वो चांसू को अश्योर करता है कि वो क्विकली एक्शन लेगा। मांग कॉन्फिडेंट है कि वो पार्क को पिछली बार की तरह फिनिश कर सकता है, इसलिए वो चांसू को बताता है कि वो बाद में एक सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है। उस रात मनांग उस इंटरेक्शन को याद करता है और मानता है कि चांसू उस पर एक बिट भी ट्रस्ट नहीं करता। वो आदमी प्रिडिक्ट करता है कि उसका कैप्टन दोनों को एक साथ डिस्ट्रॉय करने का प्लान कर रहा है। मॉन्ग का गून एक डिसीजन लेना मुश्किल फाइंड करता है जब उसे बैड फीलिंग आने लगती है। मॉन्ग हैरान होता है कि वो क्या कर रहा है और अपने मैन को ऑर्डर देता है कि उस पैथेटिक आदमी को किल करे, अगर वो कुछ रिवील नहीं कर रहा। लेकिन उसका लेफ्ट हैंड मैन जॉन्ग को उसके बारे में फीलिंग है। वो विक्टिम का चेहरा हेट करता है और उसे जो चाहिए वो सब सीख चुका है, लेकिन फिर भी वियर्ड फील होता है। मॉन्ग उसे काम फिनिश करने का ऑर्डर देता है और अपने राइट हैंड मैन जोंग योंग ली को सुनता है, जो जानना चाहता है कि वो पहले की इंटरेक्शन कैसी रही। वो अज्यूम करता है कि चांसू पार्क के पीछे है, इसलिए वो पूछता है कि क्या उसे अपने बॉयज को बताना चाहिए। मैंग अचानक मुस्कुराता है अपने मैन का कॉन्फिडेंस देखकर। वो रियलाइज करता है कि वो बेकार में डर रहा था, और जब उसे फाइनली अपने पुराने होमी से मिलने का मौका मिल रहा है तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, लेकिन जानता है कि पार्क इजीली नहीं गिरेगा। जब जोंग यंग अपने मेन को एक गुड शो देते हुए उस विक्टिम को किल करता है, तो वो अनाउंस करता है कि पार्क के साथ काम खत्म होते ही वो चांसू के पीछे जाएगा। जूनू के ऑफिस में चॉय खुद को फिल्म करते हुए लॉन की रिकवरी पर कॉन्ग्रेचुलेशंस देती है। जुनू माद होता है और उसे बुल क्रैप बंद करने का ऑर्डर देता है। वो इसे डिस्चार्ज पार्टी बुलाती है, लेकिन वो बिजनेस की बात करने लगता है। चॉय एक स्टूपिड टैंट्रम थ्रो करती है जिससे जुनू और अनॉयड होता है। वो सोचता था कि उनका ओनली ऑब्जेक्टिव रिवेंज है, लेकिन वो उसे इसके लिए शेम करना शुरू कर देती है। डोंगन सब कुछ ऑब्जर्व करता है और हैरान होता है कि पार्क ऐसे फूल्स के साथ क्यों हैंग करता है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि क्योंकि उनका कॉमन एनिमी है। जूनू को अचानक एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि इनान को रेक किया गया। इंसू अपने गोरिल्ला फ्रेंड को चेकअप करने जाता है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब बंजन की शिटी कंडीशन देखता है। जूनू उसे काम करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या हुआ। इंसू मानता है कि उन्हें इससे बाहर रहना चाहिए, लेकिन वो अपने गोरिल्ला होमी का बदला लेने पर डिटरमाइंड हो जाता है। जैसे वो जाता है, बॉन्जिंग बोलना शुरू करता है और पार्क से हेल्प मांगता है। वो जस्ट अस्लीप एक्ट कर रहा था ताकि इंसू को लड़ने से रोके,
क्योंकि वो जानता है कि उसका क्रैकहेड दोस्त बिना सोचे जंप इन करेगा। जुनू जानता है कि नेक्सस इसके पीछे है, लेकिन वो सोचता है कि एग्जैक्टली किसने किया। बनजोंग रिवील करता है कि मुनांग इसके पीछे है। डोंगयान उसके लेग पर ब्रूज पहचानता है और कंफर्म करता है कि ये उसी आदमी का काम है जिसने पिछली बार उसका नी डिस्ट्रॉय किया था। चोनू किसी से मिलता है और सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करता है। वो उस आदमी को उनकी सक्सेस का क्रेडिट देता है और मानता है कि वो अब अपना प्लान प्रोसीड कर सकता है। वो कंफर्म करता है कि पूरे देश के सारे हाई स्कूलर्स जल्द ही उसकी कंपनी का बनाया गेम खेलेंगे, जब तक उसका गेम टॉप पर नहीं पहुंच जाता। चांसू शेयर प्राइसेस को ह्यूज मार्जिन से बढ़ाने का एम कर रहा है। दूसरा आदमी अभी भी उस पर डाउट करता है, लेकिन चांसू कॉन्फिडेंटली कंफर्म करता है कि वो इसे पॉसिबल बनाएगा। वो मैन चांसू के प्लान पर ट्रस्ट करने का डिसाइड करता है। एलिवेटर में एक आदमी जिसकी आइडेंटिटी कंप्लीटली हिडन है मानता है कि गेम्स इतनी ग्रेट नहीं है, लेकिन उसने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है। चांसू मुस्कुराता है और उसे एक ट्रस्टवर्दी लैकी बुलाता है। वो मिस्टीरियस मैन, जिसे लायन किंग कहते हैं, बुल क्रैप स्किप करता है और पार्क के बारे में पूछना शुरू करता है। उसे लगता है कि मुनांग का यूज़ करके काउंटर अटैक करना थोड़ा स्टूपिड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। चांसू उसे एक वियर्ड एग्जाम्पल देता है और बस ऑर्डर करता है कि वो बैठकर उन्हें लड़ते देखे। लायन किंग एग्जाम्पल समझ जाता है और चला जाता है। जिम में डोंग यान पूरी स्ट्रेंथ के साथ हैवी वेट स्क्वाट करता है। चॉय रियल वर्कआउट्स इग्नोर करके सिर्फ पिक्चर्स लेने पर फोकस करती है। वो सजेस्ट करती है कि उन्हें टुगेदर एक वीडियो बनाना चाहिए। डोंग यान सी थ्रू करता है और चीकी एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कि क्या बात है। चॉय मॉन्ग का जिक्र करना शुरू करती है और डोंगन से रिक्वेस्ट करती है कि वो रिवील करे कि पास्ट में क्या हुआ था। वो उस आदमी को कंप्लीट जीनियस बुलाता है और एक्सप्लेन करता है कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 ऐसे देखे हैं। पहले 2 पार्क और चांसू है और तीसरा मॉन्ग है। वो शेयर करता है कि पार्क और उसने 2 साल पहले अपना डिस्ट्रिक्ट कॉन्कर किया था। कोई उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि नेक्सस भी डरता था। लेकिन कुछ महीनों बाद डोंगन को पता चला कि एक लड़का यूएस से ट्रांसफर हुआ और उसने पहले दिन ही सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही मॉन्ग ने फिर स्कूल्स चेंज किया और उनके डिस्ट्रिक्ट में एंटर किया। उसने कई चीज़ें चेंज की और नियर बाय स्कूल्स को ओवर करके उन्हें एक दूसरे से फाइट करवाने लगा। हारने वाले उसके टारगेट बन गए और मॉन्ग ये सब बस गिगल्स के लिए कर रहा था। वो एक क्रैपी ह्यूमन था, लेकिन कुछ दिनों बाद डोंगन का स्कूल भी उसका टारगेट बन गया। उसे एक नियर बाय पार्क पर सेटल करने के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन घंटों वेट करने के बाद डोंग यन मॉन्ग और उसके चीप ट्रिक से ट्रेड हो गया। उस कमबैक कुछ वक्त के लिए गायब हो गया, लेकिन एक दिन एक किड को फिर से बीटअप किया गया। मॉन्ग उसे लिटिल बाय लिटिल क्रैपी ट्रिक्स से रेक करने की कोशिश कर रहा था। डोंग यन फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, लेकिन एक दिन फाइनली उसे उस कमबैक को कन्फ्रंट करने का मौका मिला। यही था उसका उस क्रैपी आदमी के साथ स्ट्रगल की शुरुआत। मॉन्ग डिसअपॉइंटेड था जब उसने देखा कि स्कूल का हेड एक ट्विंक की तरह दिखता है, लेकिन डोंगयान ने जल्दी उसे पहली किक मारकर गलत साबित कर दिया। मॉन्ग हैरान था, लेकिन उसने ईज के साथ डॉज किया। रेडहेड ने पूछा कि अगर वो इतनी बुरी तरह मरना चाहता था तो उसने इतने समय तक इधर उधर क्यों खेला। डोंगन अटैक करता रहा, लेकिन मैंग अनस्केद रहा और रिवील किया कि उसने ऐसी ट्रिक्स सिर्फ इसलिए खींची ताकि उसे पिस ऑफ करे। वो फाइनली फाइट बैक किया और सिर्फ एक पंच से उसने डोंग यन की रिब्स लगभग तोड़ दी। रेडहेड और ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गया, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसे एक और पावरफुल पंच लगी। उसने रियलाइज़ किया कि मैंग प्रोटैगनिस्ट जितना स्ट्रांग था। अगर पार्क एक बीस्ट था तो वो स्कम्बैग एक वाइपर था जो अपने एनिमीज के दिमाग में घुसकर फाइट में उन्हें क्रश करता था। जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, डोंगन बेबस फील करने लगा और डाउट करने लगा कि वो अपना वेंजेंस ले सकता है, जैसे उसे बीट अप किया जा रहा था। लेकिन वो काम रहा और अपना दिमाग ठीक करने की कोशिश की। रेडहेड ने उस वाइपर को रोका और लेग लॉक से ग्रैब किया। उसने मांग का चेहरा एक हेड स्मैश से डिस्ट्रॉय किया और फाइनली खुद को फ्री किया। उसने एडमिट किया कि वो मांग को हल्के में ले रहा था, लेकिन अब पेन की वजह से जाग गया है। मांग ने भी सीरियस होने का डिसाइड किया और जैसे फाइट कंटिन्यू हुई, दोनों ने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय किया और एक साथ नॉकआउट हो गए। उनके आसपास के गूंस शॉक्ड थे, लेकिन वो दोनों अनयील्डिंग बीस्ट्स इसे सेटल करने के लिए वापस उठे। अचानक उन सब ने पुलिस सायरन सुनी, इसलिए सब अपनी जान बचाने के लिए भागे। मुनांग ने एडमिट किया कि डोंगन कोई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं था। उसने उम्मीद की कि किसी और वक्त उनका बिजनेस सेटल हो और डोंगन को वार्न किया कि तैयार रहे क्योंकि वो जल्द ही क्रश होने वाला है। कुछ दिनों बाद पार्क को सब कुछ पता चला और उसने पूछा कि क्या डोंगन चाहता है कि वो उस आदमी को सबक सिखाए। रेडहेड जानता था कि पार्क इवेंचुअली उस कमबैक का सामना करेगा, लेकिन उसने पार्क को ऑर्डर दिया कि अगर ऐसा हो तो दूर रहे, क्योंकि वो उस आदमी के साथ अपना स्कोर खुद सेटल करना चाहता था।
रात में एक ब्रिज के नीचे जांग को लगा कि यह इम्पॉसिबल था, क्योंकि मुनांग को उस वीक वाले ने एस वूपिंग दे दी। वो परसिस्टेंट आदमी उसकी नेगेटिव बातों को इग्नोर करता है और किसी तरह ये पॉसिबल करने का डिसाइड करता है। उसने अपने मैन को ऑर्डर दिया कि उनके अंडर स्कूल्स का इस्तेमाल करके 100 ऐसे मैन इकट्ठे करे जो वेल मूव कर सके। मैन को डाउट था कि दो बीस्ट्स 100 मैन के खिलाफ फाइट जीत सकते हैं। 2 साल पहले बुसान के एक रेस्टोरेंट में मिल ने कहा कि खाना डिलिशियस है और सोचा कि चोनू इतना होल्ड बैक क्यों कर रहा है। उसे पता चला कि वो पिकी ईटर था, इसलिए उसने चानू का खाना भी खाने का डिसाइड किया। उसने अचानक मॉन्ग का जिक्र किया, जो किसी वजह से पार्क का सामना कर रहा था। एम ने मेंशन किया कि उसके मेन होपलेस फील कर रहे थे, भले ही वो पूरे देश को कॉन्कर करने के करीब थे, सिर्फ प्रोटैगनिस्ट की वजह से। चानू ने मुस्कुराकर उसे बोलने दिया। एम ने जाना कि मांग ने लगभग डोंगयान को डिफीट किया था, इसलिए शायद वो उस आदमी को पार्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज कर सकते थे। चानू ने उसे उठने का ऑर्डर दिया और पार्क को भूल जाने का, क्योंकि उनके पास डील करने के लिए वर्स्ट चीजें थी। उसने बाहर मैन की आर्मी को इकट्ठा होते देखा। गैंग नेता फ्रस्ट्रेटेड हो गया जब उसने उन्हें खाते देखा। उसने अपने मेन को ऑर्डर दिया कि उन स्कम्बैग्स को किल करो, इसलिए पूरा गैंग फर्नीचर फेंकने और रेस्टोरेंट का ग्लास तोड़ने लगा। मन अनॉयड हो गया, क्योंकि वो लंच में वो डिलिशियस बॉल्स खाने की उम्मीद कर रहा था। उसने अपने मेन को तैयार रहने का ऑर्डर दिया और दोनों गैंग्स एक दूसरे पर अटैक करने के लिए चार्ज हुई। चोनू उस हॉरर साइट को देखकर एंजॉय किया। गैंग नेता आगे बढ़ा, लेकिन चांसू ने उसे एक पंच से डिस्ट्रॉय किया। वो किसी दिन मॉन्ग को पार्क के खिलाफ यूज करने के बारे में सोचने लगा। स्कूल बिल्डिंग में मॉन्ग ने 100 मैन इकट्ठे किए और अपना ऑब्जेक्टिव अनाउंस किया। मैन टेरिफाइड हो गए, क्योंकि वो सभी जानते थे कि पार्क कितना टफ है। मनोंग ने उनका अटेंशन लिया और एक्सप्लेन किया कि उनका गोल पार्क को हंट डाउन करना है। उसने उनके टेरिफाइड एक्सप्रेशंस देखे और इरिटेटेड हो गया, रियलाइज करते हुए कि वो सब लिटरल विम्स हैं। उसने बिलीव किया कि वो खुद को सप्रेस करने से थक गए हैं। वो उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता है और उन्हें अंडरस्टैंड करता है कि पार्क और डोंगियन चाहे कितने भी स्ट्रांग दिखें, वो अभी भी इंसान है। उसने पूछा कि क्या उन्हें डाउट है कि उसके साथ 100 मैन पार्क से कमजोर है। उसने उन्हें पार्क को हंट करने के लिए कन्विंस किया और अश्योर किया कि उसके बाद वो जो चाहे कर सकते हैं। मांग ने कंटिन्यू किया और अनाउंस किया कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड शिटी गैंग जो पार्क से टेरिफाइड थी, उस बीस्ट को डिफीट करने के बाद वो नेक्सस को क्रश करके टॉप पर राइज करने का एम करता है। मॉन्ग ने सबको इनवाइट किया कि उसे सपोर्ट करें, ताकि एक दिन वो सब ऊपर खड़े हो सकें। मैन फायर्ड अप हो गए, इसलिए वो सब पार्क को क्रश करने के लिए डिटरमाइंड हो गए। अचानक प्रोटैगनिस्ट ने खुद डोर स्मैश किया और टेरिफाइंग एक्सप्रेशन के साथ साफ किया कि 100 उसे टेक डाउन करने के लिए काफ़ी ही होंगे। पार्क उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हुआ और कॉन्फिडेंटली उनके क्रैपी नेता का सामना करने के लिए स्टेज की तरफ चला। मांग खुश हुआ कि वो अपेयर हुआ, इसलिए प्रोटैगनिस्ट ने उसे आगे आने का ऑर्डर दिया, क्योंकि वो उसे एक लेसन देना चाहता था। मॉन्ग मैलिशियसली मुस्कुराया, जबकि उसके मेन ने पार्क के पूरे बॉडी पर ग्लास शार्ड्स फेंके। वो ब्लीड करने लगा, लेकिन मांग ने उसे प्रोसेस करने का एक सेकंड नहीं दिया और एक पंच थ्रो की। पार्क ने उसे ब्लॉक किया, लेकिन उसका आर्म रेक हो गया, क्योंकि उस चीकी स्कम्बैग ने अटैकिंग करते हुए स्प्लिंटर्स यूज किए। मांग ने इसे बस शुरुआत बुलाया और अपनी आर्मी को पार्क को फिनिश करने का ऑर्डर दिया। प्रोटैगनिस्ट ने मैन के सामने खुद को होल्ड किया, लेकिन अचानक रियलाइज किया कि सभी पर स्प्लिंटर्स स्प्रे हुए थे, जिसका मतलब था कि मांग उन्हें पार्क के आर्म्स को डिस्ट्रॉय करने और उसे एग्जॉस्ट करने के लिए यूज कर रहा था। उसने मल्टीपल मैन को हैंडल किया, लेकिन पीछे से बैट मिली। पार्क ने उस आदमी को दूर फ्लाइंग भेजा और अपनी शर्ट उतारकर अपने आर्म्स के लिए यूज किया। ईविल नेता ने अपनी आर्मी को आगे बढ़ने और अटैक करने का ऑर्डर दिया, और जैसे वो बीस्ट अकेले सबका सामना करता रहा। वो फाइट कुछ घंटों चली। बेकार सर्कमस्टांसेस के बावजूद पार्क लेजेंड बन गया और अकेले मॉन्ग और उसके मेन सबको रेक किया। वो ईविल स्कम्बैग यकीन नहीं कर सका कि वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, भले ही उसने कभी किसी को जीतने नहीं दिया, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो। उसने यहाँ तक कि नेशनल नंबर 1 को भी टेक डाउन किया था, लेकिन अब वो पार्क से आस हुपिंग खा रहा था। वो नहीं समझ सका कि कोई इतनी स्ट्रेंथ कैसे रख सकता है। प्रोटैगनिस्ट ने मॉन्ग को फिनिश किया और उसे ऑर्डर दिया कि कभी अपना सिर ऊंचा न करे। उसने उस आदमी को हम्बल किया और साफ किया कि इस दिन को कभी ना भूले, वरना वो फिर क्रश होगा। मैंग फ्रस्ट्रेटेड हो गया और दर्द में चीखने लगा। अगली रात मॉन्ग नहीं समझ पा रहा था कि क्या गलत हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक सिंगल आदमी 100 मैन को टेक डाउन करके उसकी क्रैप रख की। मंग ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि वो शायद प्रोटैगनिस्ट के आसपास कभी नहीं पहुंच सकता। जॉन अपीयर हुआ और पूछा कि उसके चेहरे पर ऐसा मिजरेबल एक्सप्रेशन क्यों है। उसने अपने नेता को याद दिलाया कि वो लेजेंडरी मॉन्ग था और उसे लगता था कि वो संडे विक्टोरियस निकलेगा, नो मैटर द कॉस्ट। मॉन्ग फाइनली उठा और एक्टिंग लाइक अ विंक के लिए माफ़ी मांगी
और इमोशंस को रास्ते में आने देने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद मोंग और उसके गूंस गायब हो गए, लेकिन जो फाइट हुई उसने जल्द ही सबका अटेंशन खींचा। बहुत से लोग अमेज थे कि प्रोटैगनिस्ट ने 100 गूंस को टेक डाउन किया। वो न्यूज़ बहुत तेज़ी से ट्रैवल की और लोग सोचने लगे कि क्या वो अब देश का नंबर 1 है। उन्हें डाउट था कि नेक्सस पार्क से जीत सकता है।